तो इस वीडियो में हम लोग 70 से 80% अपना सिलेबस कर रहे होंगे। मैं बड़ा वीडियो नहीं बना रहा हूं यार आप लोगों के लिए, क्योंकि मुझे पता है एंड टाइम पर बच्चे याद नहीं कर सकते, 8-8 9-9 घंटे का वीडियो नहीं देख सकते आप लोग। इस टाइम पर आपको मैं उतना पढ़ाऊंगा जितना आप याद कर सको, इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि आप इजीली याद कर सको। आपको मैं ज्यादा ओवरलोड नहीं दूंगा, विश्वास करो मेरे ऊपर। मैं बाकी लोगों की तरह आप ये नहीं करूंगा कि मैं पूरा सिलेबस पढ़ा दूं और कल से बोल दूं कि भैया देखो जो जो मैंने बोला था वो आया है, ये देखो ये क्वेश्चन। नहीं, मैं आपको उतना ही पढ़ा रहा हूं जितने में आपका 70 से 80% सिलेबस कवर हो जाए। एक दिन में अगर आप लोग 80% भी कवर कर लेते हो ना तो मोर देन सफिशिएंट है। मैं यहाँ पे ये मान के चल रहा हूं आपने कुछ भी नहीं पढ़ा। हाँ भैया थैंक यू, आपने ये मान के चला कि हमने कुछ नहीं पढ़ा है, बहुत अच्छी बात है। मोलारिटी क्या होती नहीं पता, मोलालिटी क्या होती नहीं पता, नॉर्मलिटी क्या होती नहीं पता। मैंने बोला कि ये तो समझ में आता नहीं, यहाँ पे एम लिखा है, यहाँ पे एम लिखा है, यहाँ पे एन लिखा है, स्टार्ट यहीं से कर दो। इसको हम लोग डिनोट करेंगे एम के साथ, इसको एम बोल दिया तो इसको क्या बोले, इसको स्मॉल एम बोल दो, इसको एन बोल दो। हाँ भैया इतना कर लेंगे। इसके बाद एन बाई वी, एन बाई डब्ल्यू, एन ई जी बाई बी, ये याद करो। एन बाई बी बोले तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन वॉल्यूम लीटर में आएगा। वेट मास किस में आता है, केजी में आता है। यहाँ पे सॉल्वेंट लिखते हैं, यहाँ पे सॉल्यूशन लिखते हैं, यहाँ पे सॉल्यूशन लिखते हैं, ठीक है। एनईजी का बोले तो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, तो सॉल्यूट 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 सब जगह चलेगा, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, अब ध्यान से सुनो, ये हमारे पास है मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्वेंट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, लीटर में, केजी में, लीटर में। क्या ये तीनों चीजों को आप लोग एक साथ लिख सकते हो? 2 मिनट के अंदर अंदर लिख सकते हो तो लिख के बता दो। 2 मिनट में अगर आप ये तीनों चीजों को एक साथ लिख सकते हो अपने पेज पर बिना देखे तो आप लिखो, फिर आपको याद होंगे। कवर 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 लिखना कैसे भैया एग्जाम में, ये तो बताओ। लिखना सिखाता हूं, एक बार इसको देख लो, मोल फ्रैक्शन देख लो, फिर चारों को एक साथ बताता हूं कैसे लिखना है, क्या ट्रिक है आपकी। ऐसे बच्चे जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा उनके हिसाब से बता रहा हूं, कि जिन्होंने पढ़ रखा है वो डेफिनेशन बनाना आना चाहिए उन्हें। मैं ऐसे बच्चों को बताऊंगा जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा। यहां पे लिखेंगे एन ए प्लस एन ए प्लस एन ए प्लस एन बी। क्या हुआ इसका मतलब, देखो मोल्स ऑफ ए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन टोटल मोल्स, टोटल मोल्स क्या हो जाएंगे, लेट सपोज हमारे पास ए है और बी है तो ये टोटल मोल्स हो गए, ठीक है। हम लोग मान के चलेंगे हमारे पास दो कंपोनेंट्स हैं, दो कंपोनेंट्स हैं, एक ए है हमारे पास, एक बी है हमारे पास। ये हमारे पास इसके 4 मोल्स है, इसके 6 मोल्स है, कितने मोल्स हो गए, 10 मोल्स हो गए। इतना समझ में आ रहा है? इनको बोलते हैं कंपोनेंट्स। ए और बी क्या है मेरे पास, कंपोनेंट्स है, ठीक है। तो कंपोनेंट्स ऑफ ए, नंबर ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ ए कितने मेरे पास, 4 हैं। टोटल कंपोनेंट्स कितने हैं, 10 हैं। तो ये मेरे पास मोल फ्रैक्शन हो जाएगा किसका, ए का। इसी प्रकार से मैं बी का पूछूं तो क्या बोलोगे, बी का पूछो तो यहां पे 6 आ जाएगा, नीचे टोटल, टोटल हमारे पास 10 आ जाएगा। तो क्या ये फॉर्मूला आप याद कर सकते हो और क्या ये चीज लिख सकते हो? हाँ भैया लिख लेंगे। अब देखो आपको एक बहुत शानदार चीज बताता हूं, जब भी आपको इस प्रकार के रेशो में चीजें दिखे, जब भी 1 के बट्टे में 1 दिखे तो आप लोग स्टार्ट करिए यहां से, जैसे कुछ भी हो उसको बोलो इट इज द रेशो ऑफ, इट इज द रेशो ऑफ, फिल इन द ब्लैंक्स में कुछ लिख दो, मोल्स ऑफ सॉल्यूट एंड यहां पे कुछ लिख दो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब ये जो चीजें लिखी हुई है, ये जो चीजें लिखी हुई है इनको यहां पे टैप दो बस, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्वेंट, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यहां टैप दो, ठीक है। इस तरीके से आप लोग कर सकते हो। और ये क्या बोलोगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट्स, ठीक है, कंपोनेंट्स। बस इस तरीके से आप लिख सकते हो जब भी रेशो में दिखे। यहां पे रेशो में है तो कर लेना। यहां पे पीपीएम है, पार्ट्स पर मिलियन, मिलियन बोले तो 10 लाख, 10 लाख से गुणा करेंगे हम लोग किसका, सोल्यूट का, साथ में लिखेंगे मास ऑफ सॉल्यूशन, मास की बात करेंगे हम लोग यहां पे। फिर आता है हमारे पास राउल्ट्स का नियम। राउल्ट्स का नियम में देखो पीपीएक्स, पीपीएक्स, एक्स बोल दो या जीटा बोल दो इसको। अच्छा मैं ये मान के चल रहा हूं आप लोगों ने कुछ नहीं पढ़ा है तो आपको ये याद करना है, पी बोले तो पार्शियल वेपर प्रेशर किसका, ए का। फिर लिखेंगे पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए इन प्योर कंडीशन, प्योर कंडीशन पानी आपका बिल्कुल शुद्ध है लेकिन यहां पे हल्की फुल्की मिलावट है। अच्छा इक्वल लिख दिया मैंने। यहां पे लिखेंगे जीटा, जीटा में क्या लिखेंगे, ए है बी है ए है तो ए लिख दो। ये हमारे पास हो गया राउल्ट्स का नियम। लिखना कैसे है भैया, लिखना ये है, आपको ये नाम याद होने चाहिए, इसका और इसका नाम याद होना चाहिए। इसका नाम तो याद करा दिया, मोल फ्रैक्शन, किसका मोल फ्रैक्शन, ए का।
ठीक है, तो आप लोग बोलेंगे पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट, ऐसे करके याद रखेंगे। तो भैया ये क्यों बनाया आपने, ये बोल दो ना डायरेक्ट पी नोट ए का मल्टीप्लाई करके। हाँ, ये हमारे पास कांस्टेंट है, ठीक है, कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट आता है, अगर आप डिराइव करोगे पूरा तो कांस्टेंट आता है, इसलिए हम इसको ना बोलते हुए हम इसकी जगह लिख देंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। लिख सकते हो, बोल सकते हो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, हाँ लिख देंगे। चलो आगे देखो फटाफट से, हेनरी का नियम, हेनरी क्या बोला, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इक्वल्स टू केएच, हमारे पास हेनरी का कांस्टेंट, और यहां पे आप सी जाओ तो सी लिख दो या फिर जीटा लिख दो गैस का, ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। तो ये हमारे पास हो जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, कंसंट्रेशन ऑफ गैस की जगह पे हमने मोल फ्रैक्शन लिख दिया, और केएच हमारे पास हो जाएगा हेनरी का कांस्टेंट। अब इसी को देख देख के आप लोग फिर से बना लो, इसको आप लोग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोल दो, इसको आप लोग मोल फ्रैक्शन बोल दो, इसको पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस बोल दो, ये आपका हो गया हेनरी का नियम, ये हो गया आपका हेनरी का नियम। फिर आरएलवीपी, ऑस्मोटिक प्रेशर, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इनके आपको फॉर्मुलाज याद करने हैं। पी नोट ए माइनस पी ए अपॉन पी नोट ए, नोट लग गया मतलब प्योर कंडीशन में है, किसके बराबर, जीटा बी के बराबर। ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इज इक्वल्स टू एमआरटी, पाई हमारे पास ऑस्मोटिक प्रेशर, ए हमारे पास मोलारिटी, आर हमारे पास रेट कांस्टेंट, टी हमारे पास टेम्परेचर। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है भाई साहब, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, लेट सपोज हमारा पानी, हमारे पास पानी है, पानी कितने डिग्री सेल्सियस पे बॉइल होता है, गर्म होता है, उबलता है, 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलता है। मैं बोलूं इसमें मैंने नमक डाल दिया, लेट सपोज अब ये कितने डिग्री पे उबल रहा है, मान लो 101 डिग्री सेल्सियस पे ये उबल रहा है। कितना का डिफरेंस आया नमक डालने पे, 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया, क्या बढ़ गया, बढ़ना बोले तो एलिवेट हो गया इन बॉइलिंग पॉइंट। तो हम लोग बोलेंगे कि डेल्टा टीबी बोल रहा है चेंज को, चेंज कितना है, डेल्टा टीबी की जगह आप लिख सकते हो 1 डिग्री सेल्सियस का। ये ऐसा ट्रायंगल बनता है, इसका मतलब क्या होता है, चेंज होता है या फिर टेम्परेचर होता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसका मतलब टेम्परेचर दे रहे हैं, लेकिन यहां तो चेंज को बता रहे हैं, चेंज इन डेल्टा टीबी, टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट। ये केबी इंटू एम लिखेंगे हम लोग, एम स्मॉल वाला लिखेंगे, एम बोले तो मोलालिटी, यहाँ पे केबी, यहाँ पे के एफ, क्या बोलेंगे, के एफ, केबी बोले तो बॉइलिंग पॉइंट, एफ बोले तो फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है, याद कर लोगे। इसको डिफाइन करना है तो इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोल दो, ये आपके पास कांस्टेंट हो जाएंगे, ठीक है। चलो एग्जाम में आपसे ऐसा पूछा जा सकता है केबी को डिफाइन करो, तो आप बोलोगे अगर हमारे पास मोलालिटी 1 हो जाए, यूनिट हो जाए, तो केबी हमारे पास एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट के बराबर हो जाएगा। अगर ये मेरे पास 1 हो जाए तो ये इसके बराबर हो जाएगा, तो ये लाइन लिख के आ जाना बस ऐसे करके। चलो हाँ भैया थोड़ा सा टाइम दे दो मेरे को, एक बार पॉज कर लूं मैं वीडियो को, फिर लिख लिख कर देख लेता हूँ एक बार बन रहा है कि नहीं बन रहा है। हाँ तू देख ले, वीडियो को पॉज कर ले और लिख लिख कर देख ले सब कुछ बन रहा है कि नहीं बन रहा है तेरे से, ठीक है। उससे पहले एक और काम करके चला जा, आइडियल और नॉन आइडियल का। आइडियल नॉन आइडियल के बीच में डिफरेंस आता है, फटाफट से करा देता हूं फिर रिवाइज कर लेना। आइडियल बोले तो जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करे, ठीक है, राउल्ट्स लॉ को फॉलो करे, किसको, राउल्ट्स लॉ को फॉलो करे, जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो ना करे, जो पी ए इज इक्वल टू पी नोट है जीटा ए के बराबर हो, मतलब सेम लाइन यहां से उठा के यहां चिपका दो, अब यही उठा के यहां पे चिपकाओ लेकिन इक्वल की जगह पे नॉट इक्वल लगा दो। एक दो पॉइंट याद करा दिए मैंने आपको, तीसरा पॉइंट याद करो, डेल्टा डेल्टा वी वी मिक्स 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 इक्वल्स टू जीरो इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। यहां पे एच मिक्स भी लिख सकते हो, लेकिन 3 पॉइंट याद कर लो, मोर देन सफिशिएंट है। फॉलो राउल्ट्स लॉ, नॉट इक्वल्स टू नॉट इक्वल्स टू, डेल्टा वी मिक्स जीरो, यहां पे जीरो नहीं। चलो क्या याद कर लोगे, हाँ भैया याद कर लेंगे। वीडियो पॉज करो, लिख कर अभी देखो, अब भी देखो, वीडियो को पॉज करो, लिख के अभी देखो। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो अगला हमारे पास चैप्टर है हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। यहां पे हमारे पास गैल्वेनिक सेल के ऊपर क्वेश्चन आता है, गैल्वेनिक सेल बताओ, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बताओ, ये 4 नंबर में आपसे पूछा जाएगा। तो सबसे पहले तो आप लोग कंस्ट्रक्शन समझो, हमने लिया कंटेनर, एक और कंटेनर, 2 कंटेनर लिए, 2 हमने इलेक्ट्रोड लगाई, इलेक्ट्रोड किसके लगाई, जिंक की रोड हमने फंसा दी इस तरीके से। अब यहाँ पे सॉल्यूशन किस किस का है, यहाँ पे जिंक की रोड है तो जिंक SO4, कॉपर की है तो CuSO4, यहां पे हमारे पास कुछ इस प्रकार का सिस्टम बन गया। अब देखो मैं आपको हल्का सा ऊपर ऊपर समझा रहा हूं, टेंशन मत लेना, घबराना मत कि भैया ये क्या बता दिया आपने, घबराना मत।
जिंक यहां से टूटेगा, अच्छा रो टूटेगी, हल्की हल्की सी यहां से टूटने लगेगी, ये पार्टिकल्स जो है इसके हल्के हल्के से पानी में घुलने लगेंगे, जब होता है घुल रही है, रोड हमारी घुल रही है, एक तरीके से सब बोल सकते हो। तो हल्के हल्के पार्टिकल्स जो जिंक के हैं वो टूटेंगे किस फॉर्म में, Zn2+ में टूटेंगे, जिंक 2+ में टूट जाएगा, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इसने लूज कर दिए, इलेक्ट्रॉन जाएंगे यहां पे, 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे यहां पे। अब यहां पे सॉल्यूशन में CuSO4 है, CuSO4 है तो Cu2+ होगा सॉल्यूशन के अंदर। अरे जो CuSO4 होता है वो पानी के अंदर कैसे एग्जिस्ट कर रहा होगा, आयंस के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा होगा, आयंस बोले तो ये ऊपर प्लस माइनस लगाते हैं, Cu2+, ये हमारे पास आयन हो गया। अब ये आयन 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, कहां से आ रहे हैं 2 इलेक्ट्रॉन, यहां से आ रहे हैं और कहां से आ रहे हैं, और ये क्या बन जाएगा, कॉपर सॉलिड स्टेट में, मतलब ये जहां जाके चिपकता जाएगा, यहां पे जाके चिपकता जाएगा, तो धीरे धीरे करके ये पतला होता जाएगा और ये मोटा होता जाएगा। तो आपको सिंपल सा ये समझना है कि हमारे पास रिएक्शन हो रही है, एनोड पे क्या हो रही है, 8 एनोड, 8 एनोड, एनोड क्या होता है अभी समझो, एनोड के ऊपर क्या हो रहा है भैया, जिंक जो है जिंक 2+ में टूट रहा है और 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, और कैथोड पे क्या हो रहा है, Cu2+, 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके Cu बन रहा है। बस इतना सा याद कर लो, इसी को देख देख के आप लिख सकते हो, जिंक 2+, Cu2+, Cu में, ये आपके पास कंडीशन बन गई। ओके, अब यहाँ पे कंडीशन ऐसी आएगी कि जिंक टूटता जाएगा, बहुत सारे जिंक 2+ यहाँ पे हो जाएंगे, इसलिए हम लोग लगाते हैं यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज, क्या लगाते हैं, सॉल्ट ब्रिज। भैया सॉल्ट ब्रिज क्या होता है, सॉल्ट ब्रिज क्यों लगाया, अब मैं आपको ज्यादा डीप में नहीं समझा रहा हूँ, पढ़ना चाहो कोई बच्चा ज्ञान लेना चाहता है तो ज्ञान लेना चाहे तो पढ़ लो, मैंने समझा चुका हूँ, लेकिन सिंपल सी भाषा में ये समझो कि यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज हमने लगा दिया, ठीक है, मैंने ऑलरेडी समझा रखा है, अब टाइम नहीं है अपने पास, अब ज्यादा ज्ञानचंद मत बनो आप लोग, जितना पढ़ा रहा हूँ उतना पढ़ लो बस, ठीक है। अब आगे आ जाओ, ऐसा करेंगे तो हमारे पास पूरा सिलेबस करने में 9-10 घंटे लग जाएंगे। नस्ट इक्वेशन, नस्ट इक्वेशन क्या होती है भैया, नस्ट इक्वेशन में आपको समझना ये है, सबसे पहले तो आपको इतना पता होना चाहिए कि एक हमारे पास जो मेटल होती है जिंक 2+ था, उसने 2 इलेक्ट्रॉन को गेन किया और वो जिंक सॉलिड स्टेट में बन गया, इसको मैं लिख सकता हूं Mn+, n हमारे पास हो जाएगा 2, n हमारे पास 2, m बोले तो जिंक, n बोले तो फिर 2, e बोले तो इलेक्ट्रॉन, जिंक बोले तो मेटल। तो इसको लिखने का तरीका ये होगा, आप लोग इतना माथापच्ची मत करो, आप लोग सिंपल सी भाषा में ये वाला याद कर लो कि E ऑफ Mn, मेटल के ऊपर चार्ज, ये कन्वर्ट हो जाएगा हमारा मेटल में, ये Mn+ किसमें कन्वर्ट हुआ, m में कन्वर्ट हुआ, ये किसके बराबर होगा, E इज इक्वल्स टू ई नोट ऑफ, ई नोट मतलब स्टैंडर्ड कंडीशन में, प्योर कंडीशन नहीं, स्टैंडर्ड कंडीशन में, स्टैंडर्ड कंडीशन में हम लोग मानते हैं, स्टैंडर्ड क्या बोलूंगे, स्टैंडर्ड। नोट का मतलब पहले वाले चैप्टर में क्या होगा, प्योर कंडीशन में, सेकंड वाले चैप्टर में क्या इसका मतलब होगा, स्टैंडर्ड कंडीशन में, स्टैंडर्ड। भैया स्टैंडर्ड कंडीशन क्या होती है, स्टैंडर्ड कंडीशन बोले तो यहाँ पे आप लोग ये समझेंगे कि टेम्परेचर हमारे पास 25 डिग्री सेल्सियस होगा, ठीक है, 25 डिग्री सेल्सियस या फिर 298 केल्विन ले लो आप लोग, इसके अलावा प्रेशर हमारे पास 1 atm बार का होगा और कंसंट्रेशन हमारे पास 1 मोलार की होगी, ठीक है। भैया क्या लिख दिया आपने, नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मत समझो आप लोग, तो यहाँ पे आ जाओ, तो मैं समझाने लग गया था यहाँ पे, लेकिन समय कम है हमारे पास, इसलिए मैं आपको जो चीज इंपॉर्टेंट है वो बताता हूँ, ठीक है। Mn+ m, ठीक है, E इज इक्वल टू ई नोट, यहां पे लिखेंगे माइनस, RT/NF की जगह पे हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं, RT/NF की जगह पे हम लोग डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, ये नंबर याद रखना आप लोग, 0.059 अपॉन में आएगा n क्या है मेरे पास, कितने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए, ठीक है, n, फिर यहां पे लिखेंगे log, अब यहां पे कंसंट्रेशन के हिसाब से इस तरीके से लिखना, 1 अपॉन में Mn+, 1 अपॉन में Mn+, ये वाला, ठीक है, ये आप लोग याद करेंगे, ये वाला फॉर्मूला आप लोग याद करके जाएंगे। तो नस्ट इक्वेशन, ये वाला फॉर्मूला सबसे मेन फॉर्मूला है, इसको याद करेंगे। उसके अलावा अगर आपसे पूछे नस्ट इक्वेशन होती क्या है, तो बोलेंगे ये एक रिलेशनशिप है, ये रिलेशन है, रिलेशन किस किस के बीच में, 2 आदमी के बीच तो होना चाहिए कम से कम, वो रिलेशन होता है कम से कम 2 आदमी तो चाहिए। इट इज द रिलेशन बिटवीन द सेल पोटेंशियल, ठीक है, सेल का पोटेंशियल ऑफ एन इलेक्ट्रोकेमिकल एंड स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल एंड टेम्परेचर, ठीक है, ये आप लोग 2 याद कर लो, और यहाँ पे टेम्परेचर का प्रभाव पड़ रहा है, जैसे यहाँ पे हमने कांस्टेंट कर दिया टेम्परेचर को, बट यहाँ पे टेम्परेचर भी रहेगा, ठीक है। तो ये आप लोग इस तरीके से समझेंगे
कि ये रिलेशनशिप है इसके बीच में और टेम्परेचर के बीच में। आई बात समझ में? ये थ्योरी हो गई, ये आपका याद करने का तरीका हो गया। चलो भैया, उसके बाद आगे एक दो क्वेश्चन तैयार करा दिए, तीसरा क्वेश्चन देख लो। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होती है? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, सबसे पहले कंटेनर लेंगे, कंटेनर लिया भैया हमने, इसके अंदर हमने ग्लास जैकेट ली, ठीक है, ग्लास जैकेट। ग्लास जैकेट क्या होती है भैया बता रहा हूं, ग्लास जैकेट, ठीक है, ग्लास जैकेट, ग्लास जैकेट। अब ये है मेरे पास ग्लास जैकेट, समझा रहा हूं रे, रुको, कांच की, जो कांच की एक ग्लास जैकेट है हमारे पास, ठीक है, जैसे आप लोग जैकेट पहनते हो ना ठंड में, ऐसे हमने यहाँ पे एक जैकेट बना दी कांच की। अब यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे एक हमारी ग्लास जैकेट हो गई, इसके अंदर एक और ग्लास जैकेट हम लोग फिट करेंगे, ठीक है, एक और ग्लास जैकेट हम लोग यहाँ पे फिट करेंगे, ठीक है। तो एक होगी आउटर ग्लास जैकेट, एक होगी हमारे पास इनर ग्लास जैकेट, आउटर ग्लास जैकेट और इनर ग्लास जैकेट। अब इसके अंदर मैं एक प्लेटिनम का वायर फंसाऊंगा, क्या करूंगा, प्लेटिनम का वायर डाल दूंगा इस तरह से, प्लेटिनम का वायर डाल दिया, प्लेटिनम के वायर से यहां पे एक छन्नी लगा दूंगा मैं, छन्नी लगा दूंगा, छन्नी समझते हो, छन्नी, ये छन्नी लगा दी, प्लेटिनम का वायर लटका दिया, उसमें छन्नी लगा दी नीचे। अब ये छन्नी होगी, ये प्लेटिनम की होगी, और यहाँ पे ये जो हमारे पास वायर है ये कैसा होगा, प्लेटिनम का होगा, प्लेटिनम का वायर, प्लेटिनम की छन्नी। अब ध्यान से सुनना, यहाँ पे वर्ड आया स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड बोले तो, स्टैंडर्ड बोले तो यहाँ पे मैंने आपको पहले बताया था, वही चीज आपको लिखनी है, 1 एटीएम बार का प्रेशर होगा, ठीक है, 1 एटीएम बार का प्रेशर होगा। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे टेम्परेचर कितना होगा, यहाँ पे आप टेम्परेचर लिखेंगे 25 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस, इसको केल्विन में कन्वर्ट करोगे तो कितना हो जाएगा, 298 केल्विन, ठीक है। प्रेशर, टेम्परेचर, उसके बाद हमारे पास आएगी कंसंट्रेशन, तो ये हो गया हमारे पास 1 एटीएम की कंसंट्रेशन, सॉरी 1 एटीएम नहीं बोलना चाहिए, 1 एटीएम का तो प्रेशर होगा हमारे पास, कंसंट्रेशन होगी हमारे पास 1 एम की, 1 एम बोले तो 1 मोलार, 1 मोलार, ठीक है। चलो भैया, इसके बाद यहाँ पे इस कंटेनर में सॉल्यूशन भरा हुआ है, किस चीज का सॉल्यूशन भरा हुआ है, इसके अंदर सॉल्यूशन भरा हुआ है हाइड्रो, देखो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है ये, तो यहाँ पे जो सॉल्यूशन भरा होगा वो भरा होगा HCl का, HCl, H आना चाहिए। अब यहां से मैं गैस पास करूंगा, कौन सी वाली, हाइड्रोजन गैस, ठीक है, हाइड्रोजन गैस मैंने यहां से पास करी, यहां से गई, यहां से गई, यहां से गई, यहां से गई, यहां से गई। अब ये और ये हाइड्रोजन गैस यहां से HCl जो है वो कैसे टूटेगा, H प्लस और Cl माइनस में, तो HCl जो है वो H प्लस Cl माइनस में, यहाँ पे H2, ये दोनों आपस में यहाँ पे इस प्लेट के ऊपर, इस हमारी फॉइल के ऊपर रिएक्शन करेंगे। रिएक्शन ऐसे करेंगे, जो हाइड्रोजन गैस होगी वो H प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगी, वो जो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे उसको जो H प्लस यहाँ पे बन रहे हैं, यहाँ पे जो H प्लस है वो गेन करेंगे और H2 में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो वापस से होगा यही कि H2 गैस जो हो रही है वो H प्लस में कन्वर्ट हो रही है, और H प्लस जो है, जो H प्लस है वो H प्लस H2 गैस में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब दोनों तरह से चीजें चलेगी। और जो गैस यहाँ पे जनरेट हो रही है, जो H प्लस था, H प्लस गैस बन गया, वो गैस बन के यहाँ पे बुलबुले के फॉर्म में उड़ जाएगा, बुलबुले बन के यहाँ से निकलेगा, इस तरीके से निकलेगा बुलबुले के फॉर्म में, ठीक है। ये हमारे पास रिएक्शन होती है, ये आप लोग याद करेंगे, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, एनोड पे ही है, कैथोड पे ही है, उल्टा करना है जस्ट इसका। चलो आगे देखो, अब हमारे पास है फराडे का पहला नियम, फराडे का दूसरा नियम। फराडे के नियम क्या बोलते हैं, फराडे का नियम ये बोलता है, द मास डिपॉजिट ऑन एनी इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज पास थ्रू द सर्किट। ये बोलता है भैया हमसे कि जितना ज्यादा चार्ज पास करोगे, जितना ज्यादा चार्ज पास करोगे, उतना ज्यादा ये जो मास है ना कॉपर का, ये यहाँ पे डिपॉजिट होता जाएगा। जितना ज्यादा चार्ज पास करोगे, जितना ज्यादा चार्ज पास करोगे, उतना हमारे पास मास डिपॉजिट होता जाएगा। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे, यहाँ पे Z आ जाएगा, Z आ जाएगा, तो और Q को आप लोग करंट में कन्वर्ट कर सकते हो, Q इज इक्वल टू होता है IT, तो ये हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन मिल जाएगा ये वाला, ठीक है। इसको याद कर लो, बस कहानी का कुछ भी नहीं है इसमें, जितना ज्यादा करंट पास कर, जितना ज्यादा चार्ज पास करेंगे उतना ज्यादा Cu प्लस जो होगा यहाँ पे डिपॉजिट होता जाएगा, बस ये लिखना है आपको। फराडे का सेकंड नियम क्या बोलता है, सेकंड नियम हमारे पास सिस्टम कुछ इस प्रकार से होगा, व्हेन सेम क्वांटिटी ऑफ करंट पास थ्रू द सॉल्यूशंस ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट, हमारे पास यहाँ पे दूसरी इलेक्ट्रोलाइट है AgNO3, यहाँ पे CuSO4 है, दो अलग अलग सॉल्यूशन अगर हमारे पास होंगे तो जितना ज्यादा, और हम लोग चार्ज पास कर रहे हैं, चार्ज नहीं बोलना चाहिए, करंट बोलना चाहिए, करंट, यहाँ पे चार्ज की बात करी, यहाँ पे हम लोग बात करेंगे करंट की,
करंट पास थ्रू द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट कनेक्टेड इन द सीरीज। ये दोनों एक दूसरे सीरीज में कनेक्टेड है, ये देख सकते हो आप लोग, ये सीरीज में कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्ट हो गया और ये हमारा इससे कनेक्ट हो गया, सीरीज में कनेक्टेड है। द मास डिपॉजिट ऑन एनी इलेक्ट्रोड, अब यहाँ पे जो मास डिपॉजिट होगा या यहाँ पे मास डिपॉजिट होगा वो किसके प्रोपोर्शनल रहेगा, वो प्रोपोर्शनल रहेगा इक्विवेलेंट वेट के, इक्विवेलेंट वेट के। इक्विवेलेंट वेट ये क्या होता है, सुनो, जैसा हमने नॉर्मेलिटी में ग्राम इक्विवेलेंट याद किया था वैसे यहां पर है इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट आपका काम है याद करना। वहां पे क्या था, W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, यहां पे आ जाएगा W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E। अब W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E, इसका मतलब है W इक्वल्स टू कांस्टेंट इनटू E, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं, या फिर कांस्टेंट को हम लोग बोल सकते हैं W अपॉन E। अब यहाँ पे दो सॉल्यूशंस हैं, इसलिए हम लोग बोलेंगे W1 अपॉन में E1, W2 अपॉन में E2। ठीक है, क्या ये सही स्टेटमेंट है? बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। आप लोग चाहो तो यहाँ फिनिश कर दो, आप लोग चाहो तो एक स्टेप और आगे बढ़ा के W को एक तरफ रख लो, E को एक तरफ रख लो, यहां पर भी जाके फिनिश कर सकते हो। ओके, चलो समझ में आया, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कंडक्टिविटी और सेल कांस्टेंट के बीच में रिलेशनशिप बताओ। कंडक्टिविटी क्या होती है, इसको हम लोग लिखते हैं कप्पा से। सेल कांस्टेंट होता है, सेल कांस्टेंट L बाई ए, लेंथ अपॉन में एरिया, लेंथ अपॉन में एरिया। जैसे मेरे पास ये इलेक्ट्रोड है तो इसकी लेंथ ये हो गई, ये लेंथ हो गई, ठीक है, इसका ये क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया, ये एरिया हो गया, ठीक है। तो लेंथ अपॉन में एरिया L बाई ए, L बाई ए। अच्छा, तो L बाई ए हो गया, ये हमारे पास कप्पा हो गया, कप्पा कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इनके बीच में रिलेशनशिप बताना है हमें। तो कप्पा क्या होता है, मतलब कंडक्टिविटी क्या होती है, कंडक्टिविटी क्या होती है, कंडक्टिविटी उल्टी होती है रेजिस्टिविटी के। रेजिस्टिविटी का उल्टा कर दो मतलब 1 बाय रेसिप्रोकल कर दो, ये मेरे पास कंडक्टिविटी बन जाएगी। तो क्या कंडक्टिविटी को मैं लिख सकता हूं रो इज इक्वल्स टू आर ए बाई एल, आर ए बाई एल। अब एल ऊपर चला जाएगा, एल ऊपर चला जाएगा तो ये बचेगा मेरे पास 1 बाई आर एल बाई ए। अब यहां पे 1 बाई आर एल बाई ए, ठीक है, ये आपके पास आ गया। तो 1 बाई आर क्या होता है, जिस प्रकार से रेजिस्टिविटी का उल्टा होता था कंडक्टिविटी, उसी प्रकार से रेजिस्टेंस का उल्टा होता है कंडक्टेंस। समझने की कोशिश करो, कंडक्टेंस क्या होता है, किसी वायर का मैं आपसे पूछूं कंडक्टेंस अच्छा है, इसका मतलब क्या हुआ कि वो वायर हमारे लिए अच्छा है, हम घर में लेके आ सकते हैं। जिसका रेजिस्टेंस अच्छा होगा, रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, इसका मतलब क्या हुआ, जिसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा हम लाएंगे घर पे, नहीं लाएंगे, रेजिस्टेंस हमारे लिए बुरा होता है। रेजिस्टेंस का उल्टा कंडक्टेंस, रेजिस्टिविटी का उल्टा कंडक्टिविटी, तो रेजिस्टेंस का उल्टा कंडक्टेंस, कंडक्टेंस, ठीक है। रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी का उल्टा कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी, इस तरीके से याद करेंगे। और एल बाई ए क्या होता है, सेल कांस्टेंट, अभी बताया था एल बाई ए सेल कांस्टेंट हो गया। चलो इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि कंडक्टिविटी क्या हो गया हमारे पास, कंडक्टेंस इंटू सेल कांस्टेंट। चलो भैया ये हो गया हमारे पास, आगे देखो, आगे हमारे पास है मोलार कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। मोलार कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। मोलार कंडक्टिविटी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी कैसे याद कर सकते हैं, एक झटके में देखना। इट इज द कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी क्या है, मोलार कंडक्टिविटी भी कंडक्टेंस ही है, हर एक चीज कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी हो या फिर मोलार कंडक्टिविटी हो, ये सभी क्या है, ये सभी की सभी कंडक्टेंस ही हैं, सभी कंडक्टेंस ही हैं। जैसे मैं आपसे बोलूं अक्षय कुमार कौन है, आप बोलोगे एक्टर है, इसके अलावा सोनू निगम कौन है, सिंगर है। आप क्या हो, भैया मैं इंसान हूं, लेकिन आप सभी लोग इंसान हो, आप सभी लोग इंसान हो, ये तो आपने कैटेगराइज कर दिया उन लोगों को। तो ये भी कंडक्टिविटी भी कंडक्टेंस है, मोलार कंडक्टिविटी भी कंडक्टेंस है, और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी भी कंडक्टेंस है, सब के सब कंडक्टेंस ही हैं, ठीक है। लेकिन सब स्पेशल स्पेशल केस में है। मोलार कंडक्टिविटी कंडक्टेंस कब कहलाएगा, मोलार कंडक्टेंस मोलार कंडक्टिविटी कब कहलाएगा, जब इसमें एक स्पेशल कंडीशन लगाएंगे। इट इज द कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन केप्ट बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स एट यूनिट डिस्टेंस। अगर हमारे पास इस प्रकार की इलेक्ट्रोड है, ये दोनों एक दूसरे से एक यूनिट डिस्टेंस पर रखी हुई है, यूनिट डिस्टेंस पे रखी, यूनिट डिस्टेंस बोले तो जैसे 1 सेंटीमीटर हो गया, ये हमारे पास एक यूनिट डिस्टेंस हो गई, यूनिट डिस्टेंस पे रखी हुई है, अपार्ट एंड कंटेन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। और इसके अंदर, इस सॉल्यूशन के अंदर
जो हमारे पास सॉल्यूशन होगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं, उसका कंसंट्रेशन क्या होगा, 1 मोलार। मोलार, ठीक है, 1 मोलार, या फिर आप बोल सकते हो 1 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स बोल सकते हो, ठीक है, 1 मोलार बोल दो, या फिर 1 कंटेन्स 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो देखो याद करने की ट्रिक देखना, यहां पे 1 मोल, मोल से याद करेंगे मोलार कंडक्टिविटी। अब सेम टू सेम आपको यहां पे छापना है, यहां पे मोल की जगह पे आ जाएगा ग्राम इक्विवेलेंट, बस बाकी सेम टू सेम एज इट इज छाप के आ जाना। मोलार कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, इट इज द कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन केप्ट बिटवीन द इलेक्ट्रोड एट यूनिट डिस्टेंस अपार्ट एंड कंटेन्स 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। दोनों याद हो जाएंगे एक साथ, चलो भैया याद कर लेंगे हम। ये भैया हमसे याद नहीं होगा, ये भी याद नहीं होगा, ये भी याद नहीं होगा, इतना कर लिया बहुत है हमारे लिए। हाँ भैया कोई दिक्कत नहीं, मत करो याद। अब इसको देखो, इतना याद कर लोगे, इतना याद कर लोगे। अब सुनना 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 सुनना, ये याद करो, इसको डिफाइन करते हैं लैम्डा, मोलर कंडक्टिविटी m, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी EQ 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 EQ। इसको इसको एक झटके में याद करते हैं, K इंटू 1000 अपॉन M। K हमारे पास कप्पा कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टेंस बोल सकते हो, अपॉन में M, यहां पे कप्पा 1000 अपॉन में N। N हमारे पास क्या है, नॉर्मलिटी। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, ग्राम इक्विवेलेंट, ये नॉर्मलिटी में यूज करते थे तो N आ जाएगा यहाँ। भैया कर लेंगे याद, इतना तो कर सकते हैं आपके लिए, आपने इतना कटवा दिया हमारे लिए, अब इतना तो कर ही सकते हैं। हाँ इतना कर लो। अब बात आती है, मोलार कंडक्टिविटी कर लोगे, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी कर लोगे, इफेक्ट ऑन डाइल्यूशन। डाइल्यूशन मतलब अगर आप, जैसे आपके पास मोलार कंडक्टिविटी कंटेनर है, उसकी मोलार कंडक्टिविटी आपने निकाली, आपने उसमें पानी डाल दिया, अब बोलोगे अब बता इसके अंदर मोलार कंडक्टिविटी कितनी है, क्या बोलोगे, कम हो गई कि ज्यादा हो गई, आपको ये बताना है। तो अगर आप डाइल्यूशन करते हो, अगर आप डाइल्यूशन बढ़ाओगे, जितना ज्यादा डाइल्यूशन बढ़ेगा, कंडक्टेंस कप्पा, कप्पा क्या हो जाएगा, कप्पा हमारा इंक्रीज हो जाएगा। बाकी कंडक्टिविटी, वेरी सॉरी यहां पे एक चीज हमने लिखी हुई है, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी और लैम्डा एन। यहां पे आपसे इतना नहीं पूछेंगे वो, यहां तो हमने ये नोट जो है ये हमारे सुपर पीडीएफ के नोट्स हैं, और हम लोग अभी पढ़ रहे हैं भैया 70 से 80% के लिए, ठीक है। और एग्जाम ओरिएंटेड देखें तो आपसे कंडक्टेंस नहीं पूछेंगे, वो पूछेंगे ये दो चीजें, आपसे कंडक्टिविटी पूछेंगे कप्पा, कप्पा, तो कप्पा क्या हो जाएगा, घट जाएगा, घट जाएगा। अगर आप डाइल्यूशन करोगे, कंडक्टिविटी कप्पा जो होगा वो घट जाएगा, बाकी ये और ये दोनों के दोनों बढ़ जाएंगे, ठीक है। अगर पानी डालोगे ये भी बढ़ेगा, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी भी इंक्रीज हो जाएगा। तो क्या शॉर्टकट में आप लोग याद कर सकते हो, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, इसको याद करो। तो कंडक्टिविटी हमारे पास 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम के अंदर हम लोग फाइंड करते हैं, उसे बोलते हैं कंडक्टिविटी। और मोलर कंडक्टिविटी 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के लिए, और यहाँ पे 1 ग्राम इक्विवेलेंट के लिए निकालते हैं, ठीक है। तो याद कर लो यार फटाफट से, चलो ये आगे बताओ, कर लेंगे इतना तो हम। हाँ अब हमारे पास है कोलरोस्ट लॉ। कोलरोस्ट लॉ क्या होता है, साथ में उसकी एप्लीकेशन देखते हैं, ठीक है। कोलरोस्ट लॉ क्या होता है, उसकी एप्लीकेशन देखते हैं। मोलार कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ओ भैया क्या लिख दिया ये, मोलार कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इनफाइनाइट समझते हो ऐसा, मोलार कंडक्टिविटी ऐसे करके आप लोग एम बना दो। मोलार कंडक्टिविटी पढ़ा था ना, मोलार कंडक्टिविटी। हाँ किसी इलेक्ट्रोलाइट के लिए निकाल रहे हैं हम लोग, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के लिए निकाल सकते हैं। इलेक्ट्रोलाइट, भाई इलेक्ट्रोलाइट बोले तो जैसे NaCl हो गया, KCl हो गया, H2SO4 हो गया, ये हमारे पास क्या इलेक्ट्रोलाइट होती है। अच्छा तो मोलार कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन, मोलार कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे हमारे पास क्या होती है, ये होती है, ये होती है फॉर एनी स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट, हटाओ इसको, इज इक्वल्स टू इज इक्वल्स टू इज इक्वल्स टू इज इक्वल्स टू द सम टू द सम टू द सम टू द सम ऑफ द मोलार कंडक्टिविटी ऑफ इट्स कैटाइन, molar conductivity of its cation, molar conductivity of its anion, and the sum of molar conductivity of its cation and its anion at infinite dilution with each cation and anion, with each cation and anion multiply by the number of that cation and number of that anion present in that electrolyte। नहीं आया भैया समझ में, नहीं आया भैया माथे के ऊपर जा रहा है, समझने की कोशिश करना, मैं आपको बहुत सिंपल भाषा में समझाता हूँ, बहुत इजी समझ में जाएगा आपको। लैम्डा एम एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन हम लोग निकालते हैं NaCl के लिए, NaCl के लिए, ठीक है। NaCl के लिए, NaCl क्या होता है, Na प्लस Cl माइनस। तो मैं बोल रहा हूं कि आपको अगर पूछे NaCl कैसे बनेगा, तो आप बोलोगे भैया Na प्लस की मोलर कंडक्टिविटी निकाल लो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे। ये लैम्डा हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं, लेकिन कंप्लीट के लिए जब बात करते हैं तो इस तरह से लिखते हैं। अगर कंप्लीट आयंस की बात कर रहे हैं तो उनको हम इस प्रकार से लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे मोलर कंडक्टिविटी,
किसकी, Na की, Na प्लस की, प्लस में लगाएंगे, मोलार, मेरे पास जगह कम है इसलिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ, मोलार कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, किसके लिए, Cl माइनस के लिए। इतना लिख लोगे, इतना लिख लोगे, इतना लिख लोगे। अब आप लोग क्या बोलोगे, आप लोग बोलोगे Na कितने हैं हमारे पास, हमने बोला यहाँ तो 1 है, ये कितना है हमारे पास, ये भी 1 है, तो ये हमारे पास आएगा 1, यहाँ पे आएगा 1। ठीक है, तो यही देखो, ये V प्लस का मतलब है प्लस वाला कितने नंबर है यहाँ पे, तो अगर 2 है तो 2 लिखो, 3 है तो 3 लिखो, यहाँ पे 1 है तो मैंने 1 लिखा। V माइनस हमारे पास कितना है, V माइनस कितना है हमारे पास, तो मैंने बोला वो भी हमारे पास 1 है। ठीक है, ये इस प्रकार से लिखा जाता है। तो अब आप लोग ध्यान से सुनना, मोलार कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर एनी स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट is equals to the sum of molar conductivity of its cation and molar conductivity of its anion। cation and anion की molar conductivity का सम किया, साथ में मल्टीप्लाई किससे करना है, with each cation anion multiply by the number of that cation नंबर 1 2 3 नंबर होते हैं ना, गिनती होती है, नंबर ऑफ दैट cation एंड नंबर ऑफ दैट anion प्रेजेंट इन द इलेक्ट्रोलाइट। बस समझ में आ गया क्या, बस इसकी प्रैक्टिस कर लो यार, 2 बार हो जाएगा आपसे। अब इसके कुछ एप्लीकेशंस पढ़ लो। अब यहीं पे आपके लिए एप्लीकेशन बन जाएगी, यहां से लेके यहां तक के लिए। ये किसी भी स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए एप्लीकेबल है। मोस्टली स्ट्रॉन्ग के लिए तो सभी काम कर लेते हैं, ये स्पेशली वीक के लिए भी काम करता है। तो लिखा हुआ है कैलकुलेट मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, बात चाहो तो आप लोग इन दोनों तीनों में से 2 और याद कर सकते हो। कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ये भी याद कर लो। ठीक है, इसको आप लोग रट लो, मैं तो बोलूंगा रट लो, बाकी आपके ऊपर है, अगर याद नहीं भी होता है तब भी आपको 4 में से 2 नंबर 3 नंबर मिल जाएंगे, 2 नंबर इसके, 1 नंबर इसका, 3 नंबर मिल जाएंगे। 4 नंबर लाना है तो एक और याद कर लो। ठीक है, जितना आपसे याद हो आपकी कैपेसिटी के अनुसार उतना कर लो। चलो अगला हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है, चैप्टर नंबर 3। पहला हमारे पास क्वेश्चन है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है और कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करती है। रेट ऑफ रिएक्शन, इट इज द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ द रिएक्टेंट और अपीयरेंस ऑफ द प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जैसे मान लो मेरे पास एक कंटेनर है, कंटेनर में मैंने शक्कर डाल दी, मान लो पानी भरा हुआ है इसके अंदर, कंटेनर के अंदर, अब मैंने इसमें शक्कर डाल दी, शक्कर, शक्कर मेरे पास रिएक्टेंट है, अभी क्या है, रिएक्टेंट। ठीक है, इसमें पानी डाला हुआ है ऑलरेडी। अब मेरे पास जो प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा बताओ, शक्कर और पानी मिलाएंगे तो क्या बनेगा, शक्कर पानी बनेगा। मान लो मुझे शक्कर का घोल पीना है, शक्कर पानी मेरे पास प्रोडक्ट रहेगा। तो मैंने क्या बोला आपसे, इट इज द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ द रिएक्टेंट। धीरे धीरे शक्कर क्या होती जाएगी, डिसअपीयर होती जाएगी समय के साथ साथ। और समय की बात हम लोग कैसे करते हैं, रेट के फॉर्म में, रेट बोले तो डी/dt। शक्कर जो होगी वो डिसअपीयर होती जाएगी, और आप लोग ऐसा भी लिख सकते हो अपीयरेंस ऑफ द प्रोडक्ट, और हमारे पास क्या मिलता जाएगा, शक्कर पानी बनता जाएगा, शक्कर पानी बनता जाएगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये हमारे पास होती है रेट ऑफ रिएक्शन। ध्यान रखना, ये वर्ड लिखना मत भूल जाना, रेट, द रेट, रेट का मतलब होता है डी/dt। चलो अब बात करते हैं कौन कौन से फैक्टर पे हमारा रेट अफेक्ट होता है, मतलब किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, आप लोग बोल सकते हो। तो भैया शक्कर पानी, अगर गर्म पानी होगा तो उसमें जल्दी मतलब उसमें जल्दी शक्कर घुलेगी, तो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो हमारी रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ जाएगी। ऐसा कहा जाता है कि 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पे हमारी रिएक्शन 2 से 3 गुना बढ़ जाती है। कंसंट्रेशन के ऊपर बात करें, कंसंट्रेशन, अगर कंसंट्रेशन ज्यादा रखोगे शक्कर की तब भी हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगी। ठीक है, क्योंकि हमारे पास मॉलिक्यूल्स जो रहेंगे शक्कर के वो ज्यादा हो जाएंगे, आसानी से कोलिजन कर सकेंगे। तो टेम्परेचर बढ़ाओगे बढ़ेगा, कंसंट्रेशन बढ़ाओगे बढ़ेगा। नेचर ऑफ रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड करता है, किस प्रकार का आप लोग रिएक्टेंट लेते हो। तो शक्कर आपके पास है, शक्कर क्यूब के फॉर्म में भी आती है, शक्कर पाउडर के फॉर्म में भी आती है। अगर पाउडर रखोगे जितना ज्यादा उसका, आप लोग बोल सकते हो जितना पार्टिकल छोटा होगा, पार्टिकल छोटा ना बोलते हो, अगर हम लोग अच्छी भाषा में बात करें तो बोलेंगे सरफेस एरिया। जैसे यहां पर है, ये शक्कर का एक क्यूब है, इसी जगह पे मैं बोल दूं आपसे शक्कर के पार्टिकल्स है हमारे पास, शक्कर के पार्टिकल्स हमारे पास है। तो इसमें क्या होगा, सरफेस एरिया हमने बढ़ा दिया, सरफेस एरिया बढ़ गया इसका, सरफेस एरिया छोटा छोटा सरफेस एरिया इसका बढ़ गया, ये जो है इसको अच्छे से रिएक्शन कर पाएगा, सरफेस एरिया बढ़ गया। तो आप लोग बोल सकते हो कि नेचर ऑफ रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड करता है, सरफेस एरिया बढ़ जाएगा तो हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ जाएगी। ठीक है, कैटलिस्ट, हाँ भैया अच्छे कैटलिस्ट यूज करोगे, पॉजिटिव कैटलिस्ट यूज करोगे तो रिएक्शन बढ़ेगी। रेडिएशन के ऊपर डिपेंड करती है बहुत सारी रिएक्शन, जैसे हमारे पास फोटोकेमिकल रिएक्शन होती है, ठीक है, फोटोसिंथेसिस होती है, सनलाइट के ऊपर डिपेंड करती है। पौधा है, पौधे को आप लोग घर में लेके जाओ
तो उसकी स्पीड बहुत धीमी होगी ग्रो होने की, लेकिन उसको सनलाइट में रखोगे, अच्छी प्रॉपर सनलाइट दोगे तो वो अच्छी तरीके से जल्दी से ग्रो हो जाएगा। चलो ये खत्म हो गया। नेक्स्ट देखो रेट लो क्या होता है। रेट लो क्या होता है समझ लो। देखो रेट लो ध्यान सुनना, ये एक्सपेरिमेंटल होता है। पहला ही वर्ड लिख देना एक्सपेरिमेंटल। इट इज एक्सपेरिमेंटल लो इन विच द रेट रिएक्शन डिटरमाइन एक्सपेरिमेंटली। इसमें जो रेट होता है, रेट ऑफ रिएक्शन होती है, वो एक्सपेरिमेंट से निकाली जाती है। लेट सपोज हमारे पास एक रिएक्शन है जहां पे x नंबर ऑफ ए y नंबर ऑफ बी रिएक्ट करा और हमारे पास प्रोडक्ट मिला। तो हम क्या बोलेंगे भैया कि रेट ऑफ रिएक्शन ROR। अब मैं आपको डायरेक्ट रेट भी लिख दूं, रेट भी लिख सकता हूं। रेट बोले तो रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन किसके ऊपर डिपेंड करेगी? डिपेंड करेगी कंसंट्रेशन ऑफ ए, कंसंट्रेशन ऑफ बी। अब यहाँ पे एक्स वाई जो लिखे आप लोग यहाँ पे लिखोगे तो ये लो गलत हो जाएगा। आपको बोलना है कि ये एक्स और वाई, इसको बोलते हैं स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स, इनको आपको एक्सपेरिमेंट से निकालना है, एक्सपेरिमेंट से। तो यहाँ पे मान लो पी हमारे पास आया और यहाँ पे हमारे पास क्यू आया, ठीक है, पी एंड क्यू ये हमारे पास एक्सपेरिमेंट से निकलते हैं। ये हमारे पास होगा रेट लो, ठीक है। यहाँ पे वेरी सॉरी, यहाँ पे मैंने एक्स लिख दिया था, यहाँ पे हमने बी ए बी लिखा हुआ है, और यहाँ पे मैंने एक्स वाई लिखा था। यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो, ये दोनों अलग अलग होने चाहिए बस, ठीक है। यहाँ पे ए बी है तो यहाँ पे एक्स वाई लिखा, यहाँ पे एक्स वाई था तो यहाँ पे मैंने पी क्यू लिखा। ओके, ये एक्सपेरिमेंट से निकलेंगे, पी और क्यू क्या निकलेंगे? एक्सपेरिमेंट से निकलेंगे। अब देखो कंसंट्रेशन ऑफ ए को लिखने का तरीका ऐसा होता है, ये कंसंट्रेशन ऑफ ए, कंसंट्रेशन ऑफ बी, एक्स वाई हमारे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, और के हमारे पास रेट कांस्टेंट। अगर यहाँ पे के और लगा लेना, के हमारे पास रेट कांस्टेंट, या फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखोगे तो उसको लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलो हो जाएगा ये। हाँ भैया आगे बताओ, आगे देखो कितने मिनट का वीडियो हो गया अभी। चलो ठीक है, आगे देखो। Order of reaction, order of reaction, order of reaction is defined as the sum of power which are raised on the concentration term in the rate of reaction. Order of reaction क्या होती है? अभी मैंने बताई थी ना आपको। यहाँ पे देखो, ये मेरे पास आया था P और Q। अगर P और Q को जोड़ दोगे, P और Q को जोड़ दोगे तो वही हमारे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होती है। P और Q को जोड़ दोगे, जैसे ये रिएक्शन है, इसमें हमारे पास A B C है, लेकिन A B C से हमें कोई काम नहीं है, इसके नए निकलेंगे P Q R निकलेंगे। P Q R को जोड़ दोगे, P Q R को जोड़ दोगे तो ये हमारे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाएगी। तो जोड़ना, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज डिफाइंड एज द सम, सम किसका? सम पावर का। ये पावर का, किसके पावर का? विच आर रेज्ड ऑन द कंसंट्रेशन टर्म इन द रेट ऑफ रिएक्शन। कंसंट्रेशन टर्म के ऊपर जो पावर चढ़ी हुई है, रेज हो रखी है, उनको जोड़ते जाओ, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है? जीरो ऑर्डर रिएक्शन जो किसी भी कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करती, जैसे यहाँ पे H2Cl2 और यहाँ पे सनलाइट है और यहाँ पे HCl लिखा हुआ है, तो ना इस पे डिपेंड करेगी ना इस पे डिपेंड करेगी। तो यहाँ पे भी जीरो, यहाँ पर भी जीरो, ठीक, इन पे डिपेंड नहीं करेगी, ये सनलाइट पे डिपेंड करती है। उसके बाद ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मोलारिटी में क्या अंतर है? हाँ मोलारिटी, मोलिकुलरिटी आएगा, वेरी सॉरी, यहाँ पे मोलिकुलरिटी आएगा, मोलिकुलरिटी। तो मोलिकुलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में क्या अंतर होता है? तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तो समझ में आ गया, ये होता है, इनको सम कर दो। मोलिकुलरिटी क्या होती है? देखो एक रिएक्शन है, एक रिएक्शन में मान लो 10 मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट करने के लिए गए कि भैया हम आएंगे आपके लिए, हम लड़ाई करेंगे आपके दुश्मनों से। 10 लोग गए, 10 लोग में से चले चले चले, आधे रास्ते में बोला 2-4 आदमी ने, क्या युद्ध होगा वहां तो जान माल का खतरा है। 4 लोग, 2 लोग, 4 लोग, 4 लोग मान लेते हैं, 4 लोग पीछे हट गए, बचे कितने? 10 लोग चले थे, 4 लोग पीछे हट गए, बचे कितने? 6 लोग। तो एक्चुअल में युद्ध कितने लोगों ने लड़ा? 6 लोगों ने लड़ा, ठीक है। तो मोलिकुलरिटी क्या होती, मोलिकुलरिटी क्या होती है? जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट करते हैं, जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट करते हैं केमिकल रिएक्शन में, ठीक है, उसे हम लोग बोलते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट इन द रेट ऑफ रिएक्शन, उन्हीं को हम लोग बोलते हैं। और रेट ऑफ रिएक्शन कौन सी? एलिमेंट्री रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन, एलिमेंट्री बोले तो जो सिंगल स्टेप में होती है, उसमें पता चल रहा है 2-3 स्टेप में युद्ध हो रहा है, 2-3 स्टेप में युद्ध हो रहा है। हमारा जो पहला युद्ध हुआ उसमें कितने मॉलिक्यूल्स ने पार्टिसिपेट किया, वो मॉलिकुलरिटी होगी पहले युद्ध की। दूसरे में कितने पार्टिसिपेट किया, वो दूसरे की होगी, तीसरे की, इस तरीके से। आई बात समझ में? तो हम लोग लिखते हैं मॉलिकुलरिटी को, इट इज द चलो एक चीज आप लोग चेंज कर लेना, यहाँ पे हमने एक छोटी सी मिस्टेक कर दी है। यहाँ पे दोनों जगह सेम लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखना मॉलिकुलरिटी क्या होती है? इट इज द नंबर ऑफ molecules participate it is the total number of molecules participate in elementary
एलिमेंट्री स्टेप या फिर एलिमेंट्री रिएक्शन आप लोग बोल दो, एलिमेंट्री स्टेप रिएक्शन या फिर एलिमेंट्री रिएक्शन बोल दो, ठीक है। इट इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट इन द एलिमेंट्री रिएक्शन। तो हमारे लिए मोलिकुलरिटी की डेफिनेशन हो जाएगी। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन आप लोग ये लिख देना। उसके बाद मोलिकुलरिटी थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट होता है, हम लोग गिन सकते हैं कितने मॉलिक्यूल्स ने पार्टिसिपेट किया, लेकिन ये क्या होता है, ये एक्सपेरिमेंटल होता है। ये PQR हम लोग एक्सपेरिमेंट से निकालते हैं। ये पॉजिटिव इंटीजर होगा हमेशा, मॉलिक्यूल्स या तो 1 होगा या तो 2 होगा या तो 3 होगा, ऐसे मॉलिक्यूल्स होंगे। लेकिन ये हमारे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0 भी हो सकती है, जैसे ये 0 ऑर्डर रिएक्शन, ये 0 भी हो सकती है। मोलिकुलरिटी 0 नहीं हो सकती कभी भी, ऐसा हो नहीं सकता कोई मॉलिक्यूल्स ने पार्टिसिपेट ही ना किया हो, फिर तो रिएक्शन नहीं होगी, ठीक है। तो 1 2 3 4 पॉइंट्स बहुत है, इतना कर लो। चलो आगे देखो, आगे देखो, आगे हमारे पास है रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन और रेट कांस्टेंट में क्या अंतर होता है? तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है? ROR। ROR, लेट सपोज हमारे पास रिएक्शन हो रही है A प्लस B गिव्स प्रोडक्ट, ठीक है। लेट सपोज यहाँ पे X मान लेते हैं, यहाँ पे Y मान लेते हैं, K हमारे पास कांस्टेंट हो गया, जिसको बोलेंगे रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट हो गया, यहाँ पे हमारे पास A, यहाँ पे हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ B, ठीक है। इसकी पावर क्या लगा दूं मैं? P मान लेता हूँ, इसकी Q लगा देता हूँ। अच्छा भैया, तो आपसे पूछा है कि इसमें और इसमें क्या अंतर है, तो आप बोलोगे ये कांस्टेंट है, और रेट ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन आपको मैंने स्टार्टिंग में याद कराई थी। रेट ऑफ रिएक्शन आप लोग बता देना, और के हमारे पास क्या है, ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर कब हो सकता है? जब हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ A और कंसंट्रेशन ऑफ B 1 हो जाए। अगर ये भी मेरे पास 1 हो जाएगी, 1 मोलार हो जाएगी, और B भी मेरे पास 1 मोलार हो जाएगी, तो ये भी 1, ये भी 1, तो ये इसके बराबर हो जाएगा। तो आप लिख सकते हो रेट कांस्टेंट इज इक्वल्स टू रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ A एंड कंसंट्रेशन ऑफ B इक्वल्स टू 1 मोलार, ठीक है। इस प्रकार से लिख सकते हो। उसके बाद और क्या चीज लिखी हुई है भैया हमारे पास? इट डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट अ पर्टिकुलर टाइम। ये तो कांस्टेंट होता है, ये डिपेंड नहीं करता, इंडिपेंडेंट होता है। इट इज जनरली डिक्रीज विद द प्रोसेस ऑफ रिएक्शन। ये जनरली जैसे जैसे रिएक्शन बढ़ती जाती है वैसे वैसे स्पीड हमारी कम होती जाती है, लेकिन ये डिपेंड नहीं करता। इसकी जो यूनिट होती है वो आप लोग लिख देना मोल पर लीटर सेकंड इनवर्स। इट कैन चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, और इसकी जो यूनिट होती है वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के ऊपर डिपेंड करती है। जिस ऑर्डर की बात करेंगे उस ऑर्डर की बात उसके हिसाब से रहेगी। जैसे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की हमारे पास यूनिट होती है सेकंड इनवर्स, ठीक है। ये हमारे पास हो गया। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा हो गया। हाँ, तो अगला हमारे पास क्वेश्चन है कॉन्सेप्ट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी एंड थ्रेशोल्ड एनर्जी। अच्छा, हमने दोनों जगह पे सेम चीज लिख दी है क्या? थ्रेशोल्ड एनर्जी एंड थ्रेशोल्ड एनर्जी। चलो कोई बात नहीं, मैं इसको ऐसे समझा दूंगा आपको। यहाँ पे थ्रेशोल्ड एनर्जी है, और यहाँ पे आप लोग इसको काट के लिख देना एक्टिवेशन एनर्जी। जरा ध्यान समझो, मान लो ये यहाँ पे आप हो, आपसे मैं बोलूं कि अगर मैं आपको कुछ भी नहीं पढ़ाऊं और आप कहीं भी कुछ भी पढ़ के नहीं जाओगे, तो आप कितने मार्क्स लेके आ सकते हो केमिस्ट्री में बिना कुछ पढ़े? आप बोलोगे भैया हम 5 मार्क्स लेके आ सकते हैं। कैसे लाके आ सकते हो? तुक्का मार के लेके आ सकते हैं। 5 नंबर आप लोग लेके आ जाओगे, 5% मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए। पास होने के लिए चाहिए आपको 33%, मतलब कितने नंबर की सहायता आपको और चाहिए? तो बोलोगे 28 नंबर की सहायता और चाहिए। तो टोटल नंबर जो आपको चाहिए, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट रिक्वायर्ड, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी एसोसिएटेड विद द मॉलिक्यूल्स व्हिच इज नेसेसरी टू पोज अ केमिकल चेंज। तो वही बात यहां पर है, किसी मॉलिक्यूल को, लेट्स सपोज हमारे पास ए मॉलिक्यूल है और बी ऑलरेडी है, उससे हमारे पास रिएक्शन हो रही है और प्रोडक्ट हमारे पास बन रहा है। तो अगर हमारे पास ए की एनर्जी 33% हो गई, मतलब वो पास हो गया, तो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है। उसी प्रकार से चीजें हमारे पास होगी। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि हमारे पास ऑलरेडी 5% था, 28% और चाहिए, तो 28 मेरे पास हो जाएगी एक्टिवेशन एनर्जी। मतलब इतनी एनर्जी और चाहिए ताकि उसकी एनर्जी किसके बराबर हो जाए? थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर हो जाए। उसे हम लोग बोलेंगे एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। तो वहां एनर्जी जो एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को चाहिए ताकि उसकी एनर्जी किसके बराबर हो जाए? थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर हो जाए। तो देखो यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी? थ्रेशोल्ड एनर्जी में से नॉर्मल एनर्जी को माइनस कर दो, थ्रेशोल्ड एनर्जी में से इसको माइनस कर दोगे तो ये आ जाएगा आपके पास, ठीक है। कर लोगे, सिंपल है। आगे आ जाओ। ये दो आपके लिए छोटे छोटे से ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो भी कर जाओ, एग्जाम में पूछ ले आपसे। द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन डिपेंड अपॉन, किस पे डिपेंड करता है? इक्विवेलेंट वेट के ऊपर, एटॉमिक मास के ऊपर, मॉलिक्यूलर मास के ऊपर? नहीं भैया, एक्टिव मास के ऊपर डिपेंड करता है। कितने एक्चुअली में कितने मॉलिक्यूल्स ने पार्टिसिपेट किया, उनका एक्टिव मास कितना है उसके ऊपर डिपेंड करता है।
अर्हानियस समीकरण, इसको आप लोग डायरेक्ट याद करके चले जाना। देखो ये और ये दोनों सेम लगेगा, लेकिन यहां पे ए आएगा। ए आपके पास क्या है, अर्हानियस कांस्टेंट है, तो ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। K इज इक्वल्स टू ए ई टू द पावर माइनस ई ए एक्टिवेशन एनर्जी अपॉन में आर टी। ये आपको रट लेना है, तुक्का मार के आ जाना, ऑब्जेक्टिव आएगा कल। ये दो ऑब्जेक्टिव में से एक ऑब्जेक्टिव आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। चलो आगे देखते हैं। जीरो ऑर्डर रिएक्शन और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा डेरिवेशन रेट कांस्टेंट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, आल्सो प्रूव हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन डिपेंड ऑन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेड। अब ये थोड़े से बड़े आपके लिए हो जाते हैं, लेकिन मैं शॉर्ट में आपको बताऊं तो आपको जीरो ऑर्डर रिएक्शन आएगी, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का डेरिवेशन करने को बोलेंगे। अब आप लोगों के पास टाइम कम है, तो आप लोग ये वाला एक्सप्रेशन याद कर लो, आर नॉट माइनस आर अपॉन में टी, कंसंट्रेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन इनिशियल कंसंट्रेशन, और ये हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ आर अपॉन में टी। हाफ लाइफ के लिए पूछे तो आप लोग ये वाला याद कर लो, हाफ लाइफ के लिए पूछे तो आप लोग ये वाला याद कर लो, ठीक है। अब यहाँ पे आर नोट आएगा, ध्यान रखना, ऊपर क्या आएगा हमारे पास, आर नोट आएगा, आर नोट, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं जीरो ऑर्डर की तो ये वाला रहेगा, फर्स्ट ऑर्डर की बात करूं मैं तो फर्स्ट ऑर्डर में आपको ये वाला अच्छे से याद करना है। ये हमारे पास के का एक्सप्रेशन हो जाएगा, ये टी हाफ का एक्सप्रेशन हो जाएगा, हाफ लाइफ के लिए ये एक्सप्रेशन हो जाएगा। इसको ध्यान से याद करना, 0.693 अपॉन में की, ठीक है। अगर आप लोग यहां से भी डायरेक्ट याद करोगे फर्स्ट ऑर्डर के लिए तब भी काम हो जाएगा, 2.303 अपॉन में टी log 10 आर नोट बाई आर। यहां पे आप लोग क्या करेंगे, आर की जगह पे रखेंगे आर नोट बाई टू, क्योंकि हमारा जो हाफ लाइफ होता है, हाफ लाइफ का मतलब होता है हमारी कंसंट्रेशन आधी हो जाएगी, इनिशियल कंसंट्रेशन जो थी उसकी आधी हो गई, आधी होगी मतलब आर नोट का आधा हो गया, तो आर की जगह पे रखना है आर नोट बाई टू। बाकी पूरा सॉल्व करोगे तो आपके पास ये आएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे चैप्टर नंबर 1, 2, 3 के। चलिए तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर नंबर 4 को, चैप्टर नंबर 5 को, चैप्टर नंबर 9 को। ऑलरेडी हम लोग चैप्टर 1 2 3 यहाँ पे कवर करा चुके हैं, आप लोग चाहें तो देख सकते हैं इस वीडियो को, लेकिन इस वीडियो में टाइम बिना वेस्ट किए हुए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं हमारे अगले चैप्टर्स। भैया मैं फिर बोल रहा हूँ आप लोगों से, चैप्टर 1 2 3 4 5 9 हलवा चैप्टर्स हैं। अगर आपको टफ लग रहा है इसका मतलब आप एमपी बोर्ड के हिसाब से नहीं पढ़ रहे हो, आप अपने साथ बेईमानी कर रहे हो। बहुत ईजी चैप्टर्स है, कुछ भी नहीं है इनमें, हलवा चैप्टर्स हैं, इनमें रो रहे हो तुम लोग। ये देखो इधर, यहाँ पे आओ, ये रही प्लेलिस्ट अपनी, प्लेलिस्ट में नीचे जाना, यहां पे देखना, ये सुपर शॉर्ट सीरीज, ये 5 मिनट के अंदर अंदर चैप्टर खत्म करवा दिया अपन ने। 5 मिनट में अगर आप लोग पढ़ाई नहीं कर सकते तो मतलब कुछ नहीं हो सकता, 5 मिनट में ये चैप्टर फिनिश है। कौन सा वाला, चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इसके बाद 6 मिनट के अंदर अंदर अपन ने कौन सा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3 फिनिश कर लिया। इसके अलावा मात्र 50 मिनट के अंदर अंदर अपन ने चैप्टर नंबर अपना 6 हो गया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात कर रहा हूं, 6 वाला चैप्टर, 7th वाला, 8th वाला, 9th वाला खत्म कर लिया। क्यों खत्म कर लिया अपन इतनी जल्दी, क्योंकि अपन टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, एक एक सेकंड की अपन लोग वैल्यू रखते हैं। चलो एक एक सेकंड की अगर आप वैल्यू रखोगे तो फटाफट हो जाएंगे, कोई मुश्किल चीज नहीं है। चलो तो ऐसे बच्चे जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा, भैया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करना है मुझे, नहीं तुम्हें नहीं करना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तुम्हें सबसे पहले तो ये बाकी के चैप्टर से वो करना है। हाँ अगर तुम्हारे ये हो जाए, तुम्हारा मन चल रहा है कि भैया कुछ ना कुछ पढ़ लूं, पता चले मैं जो पढ़ के जाऊं वही तुक्का लग जाए, एग्जाम में आ जाए, हाँ तो आप लोग ये वाला वीडियो कर लो, इसमें बहुत एनालिसिस करने के बाद ये क्वेश्चंस मैंने निकाले थे, ठीक है। लास्ट ईयर का वीडियो है, लेकिन मोर देन सफिशिएंट है ये वीडियो, ठीक है। कुछ नहीं पढ़ा उन बच्चों के लिए बात कर रहा हूँ। बाकी हैकर सीरीज मत करो फॉलो, क्योंकि टाइम वेस्ट हो जाएगा आपका बहुत ज्यादा, आपके ऊपर है। हाँ तो भैया मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूं, ना आपका ना मेरा, किसी का भी टाइम वेस्ट ना हो। अपन लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। चलो क्वेश्चन देखो फटाफट से देखो। क्वेश्चन आया इस प्रकार से, राइट द नेम सिंबल एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट सीरीज। क्या लिखोगे तुम, नेम सिंबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट ग्रुप की बात करें तो कौन कौन से होते हैं, साइंस टीचर विनीता कुमारी मैडम फेविकोल को नहीं छूना जनाब, सचिन तेंदुलकर वर्ल्ड क्रिकेट में फिर कोई नया कप जीतेगा, सक्टिव कर्मन फीको निकोजन। जैसा आपको याद करना है, 3 ट्रिक बता दी, कोई से भी याद कर सकते हो। सचिन तेंदुलकर वर्ल्ड क्रिकेट में फिर कोई नया कप जीतेगा, सक्टिव कर्मन फीको निकोजन, साइंस टीचर विनीता कुमारी मैडम फेविकोल को नहीं छूना जनाब।
ठीक है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। चलो उसके बाद बात करें फटाफट से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, तो ए आर याद करना है, ए आर याद करना है, ए आर ए आर ए आर ए आर ए आर। फिर आपको याद करना है, देखो एक होता है 4s, एक होता है 3d। सिंपल सी भाषा में बात करूं तो ns और n-1 d, ठीक है, d। अच्छा, तो हम लोग डायरेक्ट यहीं पे बात करते हैं। अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं तो पहले तो 4s में जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स, चले गए भैया 2 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। 18 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे थे, इसमें होते हैं पूरे 21 इलेक्ट्रॉन, तो 2 यहाँ पे चले गए, 18 और 2 कितने हो गए, 19, 20, 20 और 1 21, अगला 22, अगला 23, ठीक है, यहाँ पे सेम रहेंगे 4s में। अब ध्यान रखना, जब यहाँ की बात हो, जब आपके पास d में 4 इलेक्ट्रॉन्स हो या फिर d में 9 इलेक्ट्रॉन्स हो जाए, तब होता है एक्सेप्शन। एक्सेप्शन क्या होता है भैया, d का जो डब्बा बनता है, d ऐसा बनता है, ये d है ना, 1 2 3 4 5, आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4, ये d हो गया। आपके पास s भी तो है, s में एक ही डब्बा बनता है, s में एक ही डब्बा बनता है, तो एक ऐसा 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके अंदर, ये हो गया। तो ये 4 वाला बोलेगा भाई मेरी बात सुन, तू इलेक्ट्रॉन मेरे को यहाँ पे दे दे, मेरे को इलेक्ट्रॉन दे दे, ऐसे बोलेगा डी कि मेरे को इलेक्ट्रॉन दे दे, बोलेगा ठीक है भाई तेरे को एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, ये ले एक इलेक्ट्रॉन। तो अब ये होगा स्टेबल कंडीशन में। स्टेबल कंडीशन कब होती है, या तो सारे के सारे पेयर्ड हो या फिर अनपेयर्ड हो, तो यहाँ पे अनपेयर्ड बनने की संभावना है, इसलिए इसने एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से ले लिया। उसी प्रकार से यहाँ पे 8 के बाद 9 होने चाहिए, लेकिन 9 नहीं होंगे, यहाँ पे 10 हो जाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से ले लेगा। बाकी कोई दम वाली बात नहीं है, देख सकते हो। चलो आगे मैं बताऊं, आगे बात करें। आगे हमारे पास एक्सप्लेन द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स, वेरिएबल वैलेंसी, फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड कंपाउंड, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। चलो भैया, अरे कुछ भी नहीं है रे इसमें, तुम फालतू लोड ले रहे हो, मैं फिर बोल रहा हूं आप लोगों से, कुछ भी नहीं है इनमें। वेरिएबल वैलेंसी, वेरिएबल वैलेंसी अलग अलग वैलेंसी शो करेंगे, जैसे 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 हमारे पास है मैग्नीज, मैग्नीज 2 वैलेंसी, 3 वैलेंसी, 4 वैलेंसी, 5 वैलेंसी, मल्टीपल वैलेंसी शो कर सकता है। क्यों कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे NS भी होता है, और एक माइनस कर दो N में से, ये D हो गया। ये इस प्रकार से होते हैं, तो ये और ये दोनों के दोनों बॉन्ड फॉर्मेशन में काम आते हैं। क्या याद कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, दोनों के दोनों बॉन्ड फॉर्मेशन में काम आते हैं, दोनों के दोनों बॉन्ड फॉर्मेशन में काम आते हैं, दोनों के दोनों पार्टिसिपेट करते हैं, ये भी पार्टिसिपेट करेगा, ये भी पार्टिसिपेट करेगा, दोनों भाई दोनों तबाही, दोनों भाई दोनों तबाही। तो पढ़ेंगे यहाँ पे, transition element shows variable valency because they have two close energy levels, n-1 d and ns, ये दोनों सब शेल्स होती है। both can participate in bond formation, दोनों की दोनों bond formation में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इसीलिए बस बाकी चीज छोड़ो और लिख देना, इसीलिए ये वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं। ठीक है, चलो आगे बात करें। एग्जांपल लिखना चाहो तो लिख देना कि आयरन जो होता है 2 और 3 शो कर सकता है, मैग्नीज होता है 2 3 2 4 6 से शो कर सकता है मल्टीपल। ठीक है, स्टेबल ये होती है, बाकी और भी शो कर सकता है। चलो आगे हम लोग देखें, वेरिएबल हो गया हमारा खत्म। फॉर्मेशन ऑफ कलर कंपाउंड, बहुत पावरफुल क्वेश्चन है ये, बहुत पावरफुल क्वेश्चन है, और इसके लिए अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं, उनकी एक ट्रिक बताऊंगा कैसे आप लोग याद कर सकते हो एक ही बार में। कहां इतनी माथापच्ची करना कि 10-10 क्वेश्चन याद करें, एक ही बार समझा दूंगा, सारी चीज समझ में आ जाएगी आपको। आ जाओ यहाँ पे। डरने की कोई बात ही नहीं है इनमें। क्वेश्चन आपसे पूछेगा व्हाट इज द रीजन दैट ट्रांजिशन मेटल्स जनरली फॉर्म कलर कंपाउंड। ट्रांजिशन एलिमेंट्स, हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट के जो होते हैं एलिमेंट, वो कलर क्यों शो करते हैं, कलर क्यों शो करते हैं। जैसे हमारे पास गोल्ड होता है, पीले कलर का होता है, ठीक है, सिल्वर मतलब जो हमारे पास कॉपर होता है उसका कलर होता है। तो अलग अलग हमारे पास एलिमेंट्स के कलर क्यों शो होते हैं, ऐसा भी तो सकता है कोई कलर ही ना हो उनका, सबका अलग अलग कलर क्यों होता है। आयरन का अपना कलर होता है, कॉपर का अलग कलर होता है, ठीक है, इसी प्रकार से गोल्ड का अलग कलर होता है। तो इसका रीजन है, सिंपल सी भाषा में बात करूं तो अगर आपसे कोई पूछे कि कलर क्यों शो होता है, तो आपको लिखना है इन दिस आयन विच कंटेन अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन्स, अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन, एन इलेक्ट्रॉन कैन ट्रांसमिट फ्रॉम डी ऑर्बिटल टू डी ऑर्बिटल। इस लाइन को क्या लिख सकते हो आप लोग, इस लाइन को ये लिख सकते हो डी डी ट्रांजिशन। मैं फिर बोल रहा हूं, जो वर्ड आपको दे रहा हूं ना ये बहुत पावरफुल है, ये 2 चीजें ध्यान रखना, बस 2 चीजें ध्यान रखो, सारा काम खत्म। जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, फुल्ली फिल्ड नहीं होना चाहिए, फुल्ली फिल्ड होंगे तो वो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहलाएंगे। ये वर्ड याद रखो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन या डी इलेक्ट्रॉन्स बोल सकते हो। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स साथ में क्या करते हैं, डी डी ट्रांजिशन करते हैं। ये इसमें आपने गागर में सागर भर दिया इतना सा लिख के,
इतना सा लिख के हिला दी आपने उनकी दिमाग की हालत। जो कॉपी चेक करेगा ना वो पूरा समझ जाएगा, भाई साहब इतना नॉलेज, डी डी ट्रांजिशन लिख दिया इसने। हाँ ऐसा सोचेगा वो। अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और डी ट्रांजिशन होता है। समझने की कोशिश करो। जैसे हमारे पास यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 एक 9 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन भी हुआ तो क्या कहलाएगा, ये अनपेयर्ड कहलाएगा। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या करता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डी ट्रांजिशन करता है। जैसे ये यहां से उठ के यहाँ पे आ गया, यहां से उठ के यहाँ आ जाएगा, यहां से उठ के यहाँ चला गया अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये भी डी ऑर्बिटल, ये डी ऑर्बिटल थी हमारी, ये दो प्रकार से टूट गई, लो एनर्जी हाई एनर्जी लेवल में टूट गई, इस प्रकार से अलग अलग वे में टूट गई है। अब अलग अलग वे में टूटने के बाद यहां से इलेक्ट्रॉन उठ के यहां पे जाएगा, यहां से उठ के यहां पे जाएगा। जब ये इलेक्ट्रॉन यहां से उठ के यहां पे जाएगा, इस ऑर्बिटल, देखो हमारे पास ये डी ऑर्बिटल है, ठीक है। 1 2 3 4 5, ये दो भाग में टूटी, नीचे 3 ऊपर 2। इलेक्ट्रॉन यहां से उठ के यहां पे गया, यहां से उठ के यहां पे गया। अब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां कब जाएगा, जब उसको एनर्जी मिलेगी। लेट सपोज एनर्जी मिल रही है, सूर्य प्रकाश मिल रहा है, सूर्य से रोशनी मिल रही है, सूर्य से रोशनी मिलेगी तो कुछ एनर्जी तो वो एब्जॉर्ब कर लेगा, कुछ जो सूर्य का प्रकाश होगा वो उसे क्या करेगा, रेडिएट कर देगा, निकाल देगा। तो वही चीज यहां पे लिखी हुई है, पढ़ना। ड्यूरिंग द डी ट्रांजिशन द आयन, डी ट्रांजिशन मतलब ये भी डी ऑर्बिटल, ये भी डी ऑर्बिटल, वन डी ऑर्बिटल टू अनदर डी ऑर्बिटल, ये क्या करेगा, इस प्रकार से ट्रांजिशन करेगा इलेक्ट्रॉन का। द आयन एब्जॉर्ब सर्टेन वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट एंड रिफ्लेक्ट द रिमेनिंग वेवलेंथ विच अपीयर एज कलर्ड लाइट। तो आप सिंपल सी भाषा में लिखना कि कुछ विजिबल लाइट तो वो एब्जॉर्ब कर लेगा और कुछ वो ट्रांसमिट कर देगा या फिर रिफ्लेक्ट कर देगा, ठीक है। जो ट्रांसमिट करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा, वही हमें कलर के फॉर्म में शो होगी। तो क्या लिख लोगे, क्या लिख लोगे, यही ट्रिक याद करना, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डी ट्रांजिशन। आप कोई से भी कलर घुमा के पूछ ले, कभी भी कलर से रिलेटेड क्वेश्चन आए तो बोल देना कि भैया ये कलर शो कर रहा है, इसका मतलब इसके बाद अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे और डी ट्रांजिशन शो कर रहा होगा। देखो इतना समझा रहा हूं, उसके बाद भी वीडियो अपना बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगले क्वेश्चन देखते हैं। तो वेरिएबल वैलेंसी हो गया, फॉर्मेशन ऑफ कलर कंपाउंड हो गया, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी देख लो, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी देख लो, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज देख लो। एक्सप्लेनेशन देखो यहाँ पे क्या लिखा है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का, ट्रांजिशन एलिमेंट्स एग्जिबिट मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बिकॉज ऑफ देयर प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन देयर डी ऑर्बिटल, ठीक है। तो यहाँ पर भी सिंपल सा रीजन लिख देना कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए ये क्या मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको मैग्नेट बहुत जल्दी अट्रैक्ट कर लेता है, ठीक है। तो मोर अनपेयर्ड होंगे उतना ही अच्छा इसकी मैग्नेटिक बिहेवियर होगा। बहुत सिंपल सिंपल चीज है, बस ऐसे लिखना है आपको। जैसे हमारे पास मैग्नीज का एग्जांपल है, मैग्नीज स्ट्रॉन्गली पैरामैग्नेटिक होगा, ठीक है। इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा होते हैं। जिंक डायमैग्नेटिक होगा क्योंकि इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता, अनपेयर्ड नहीं होता है। यही बात समझ में। चलो उसके बाद भैया और क्या है, और क्या, एक दो और फिजिकल प्रॉपर्टी देख लेते हैं, फिर चलते हैं डिफरेंसेस पे। ठीक है, पैरामैग्नेटिक वाला कर लोगे तुम, कलर वाला कर लोगे, रीजन में हाँ ये याद कर लो। कैटलिस्ट वाला पूछ ले आपसे कि अच्छे कैटलिस्ट क्यों होते हैं, अच्छे कैटलिस्ट क्यों होते हैं, तो याद रखना अच्छे कैटलिस्ट इसलिए होते हैं, इनका साइज छोटा होता है, साइज छोटा होता है। वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं, वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं। तीसरी चीज, इनके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल होता है। स्मॉल साइज, इन सभी का साइज छोटा होता है। दूसरी बात, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, मतलब वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं। तीसरी बात, इनका साइज, ये इनके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल होता है। भैया वेकेंट डी ऑर्बिटल बोले तो जैसे आपने देखा यहाँ पे 4s और यहाँ पे 3d, तो 3d है इसका मतलब क्या है, इसके पास डी ऑर्बिटल है, लेकिन 4 यहाँ पे आ गया, 4 आ गया, इसका मतलब यहाँ पे 4d भी होगा, इसके पास 4d भी होगा, लेकिन वो कैसा होगा, वो खाली होगा, वो खाली होगा, ठीक है। तो इसके पास खाली डी ऑर्बिटल है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, स्मॉल साइज है, इसीलिए ये अच्छे कैटलिस्ट माने जाते हैं। तो मेन चीज आपके लिए ये है, इतना याद करके चले जाओगे काम हो जाएगा। इन सबको छोड़ो, इनको जान दो भाड़ में। ओके चलो आगे बात करूं मैं। आगे मेरे पास है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन एंड कंसीक्वेंसेस। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, डरो मत, डरो मत, मैं करा रहा हूं, मैं आपके साथ हूं। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है भैया, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। पहले तो इमेज देखो, आधा ज्ञान तो आपको मैं यहीं दे दूंगा। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, ये देखो, ये लेंथेनॉइड एलिमेंट्स जो होते हैं वो हमारे, देखते जाओ,
पहले यहां से देखो, इसका साइज बड़ा है, धीरे 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 करके यहाँ पे साइज हमारा छोटा होता गया। मतलब जैसे जैसे हम लोग लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करेंगे, साइज क्या होता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि हमारा जो एलिमेंट है वो धीरे 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 सिकुड़ता जा रहा है, सिकुड़ता जा रहा है, सिकुड़ता जा रहा है, मतलब कॉन्ट्रास्ट होता जा रहा है, सिकुड़ना। तो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इज द सक्सेसिव डिक्रीमेंट इन द आयनिक रेडियस ऑफ लेंथेनॉइड एलिमेंट्स। ठीक है, आयनिक रेडियस ऑफ लेंथेनॉइड एलिमेंट्स की जो होगा वो क्या होता जाएगी, वो कम होती जाएगी, सक्सेसिवली डिक्रीज होती जाएगी, कम होती जाएगी, उसी को हम बोलेंगे लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। आई बात समझ में? अच्छा, ये क्यों होता है, सिंपल भाषा में भैया बता दो, ऐसा क्यों होता है, रीजन आपसे पूछा जाएगा। तो रीजन क्या बोलोगे, रीजन क्या बोलोगे? अगर एक दो शब्दों में बात करें, हम लोग छोटे शब्दों में बात करें, तो इसका एक्सप्लेनेशन आप लोग देंगे, पुअर शील्डिंग इफेक्ट। ठीक है, ये कैसा होता है, पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ एफ ऑर्बिटल। एफ ऑर्बिटल का पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है। ये हो गया अपना गागर में सागर भर दिया आपने। भैया समझाओ इसको, समझाता हूं, समझाता हूं। देखो, हमारे पास इसका साइज बड़ा था और धीरे धीरे करके साइज हमारा छोटा होता गया। आपको पता है हम लोग लेफ्ट से राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है, और नंबर बढ़ेंगे ना, इसका कुछ नंबर होगा, इसका नंबर x होगा, इसका x+1 होगा, इसका x+2 होगा, इसका एटॉमिक नंबर x+3 होगा, ऐसे नंबर बढ़ते जाएंगे। आपको यह पता है कि जैसे जैसे नंबर बढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन की संख्या भी बढ़ती जाएगी, इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे। लेट सपोज यहाँ पे मेरा न्यूक्लियस है, यहाँ पे पॉजिटिव है चार्ज है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे और सबसेल्स होंगी, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो देखो दो प्रकार के फोर्स लग सकते हैं। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में कौन सा फोर्स लगेगा, फोर्स ऑफ रिपल्शन, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपल करेंगे, रिपल्शन। और एक लग सकता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इनके बीच में अट्रैक्शन, अट्रैक्शन। तो कौन सा ज्यादा पावरफुल है बताओ, कौन सा ज्यादा पावरफुल है, कौन सा ज्यादा पावरफुल है? अब जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन यहां पे बढ़ते जाएंगे, इलेक्ट्रॉन यहां बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे फोर्स ऑफ रिपल्शन ना लगते हुए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा लगेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा लगेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा लगेगा। मतलब ये इसकी तरफ ज्यादा सिकुड़ते जाएंगे, मतलब इसकी तरफ ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसका लगेगा। अच्छा भैया, तो फिर ये इसने क्या किया, इसने शील्ड नहीं किया, मतलब ये घेराव कर रहा है ना, एक तरीके से ऐसे घेराव कर रहा है, घेराव कर रहा है कि हम लोग न्यूक्लियस को आपके इफेक्ट नहीं पड़ने देंगे। बाहर की दुनिया अलग है, हमारा न्यूक्लियस को बचा के रखेंगे, लेकिन बाहर जब जनसंख्या बढ़ेगी तो उसका फोर्स ज्यादा लगेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा लगेगा। इसका मतलब क्या ये बोल सकता हूं कि ये जो अंदर का जो मामला है, अंदर की जो शील्ड है, उसके शील्डिंग इफेक्ट कैसा है, उसका शील्डिंग इफेक्ट बहुत पुअर है। तो बोल सकते हैं पुअर शील्डिंग इफेक्ट की वजह से हमारे पास फोर्स ऑफ रिपल्शन नहीं लगने की वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, और ये इसका कंसिक्वेंसेस है, ये इसका कारण है। चलो पढ़ो यहाँ पे, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन द शील्डिंग इफेक्ट describes how inner electrons can shield outer electrons from the full effect of nucleus positive charge. In the case of lanthanoids, the f orbital where f electrons are resides provide poor shielding compared to s or p orbital. This means that as more f electrons are added, the outer electrons experience a strong effective nuclear charge, या फिर बोल सकते हो strong force of attraction। आई बात समझ में? बहुत सिंपल चीज है। इसके बाद भैया क्या, अब ये हो गया, होने को कोई टाल नहीं सकता, जो चीज हो गई ये हो गई है। अब इसका प्रतिफल क्या निकला, इसका प्रतिफल, प्रतिफल बोले तो इसका रिजल्ट क्या निकला, इसका रिजल्ट क्या निकला? अरे आयनिक साइज डिक्रीज हो गया, देख देख के बोलना है कि हाँ साइज, आयनिक साइज इसका डिक्रीज हो गया, कम हो गया। अब देखो जिसका जितना साइज छोटा होता है उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना उतना ही मुश्किल होता है। इसका मतलब है आयोनाइजेशन एनर्जी आपको अब ज्यादा देनी पड़ेगी, इंक्रीज इन आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब होता है कि किसी हमारे एटम में से, किसी एटम में से इलेक्ट्रॉन को निकालना, और निकालने के लिए जो एनर्जी आपको देनी पड़ेगी वो होती है आयोनाइजेशन एनर्जी। तो अब आयोनाइजेशन एनर्जी हमारी बढ़ जाएगी क्योंकि साइज हमारा छोटा हो गया। इसके अलावा सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, अब साइज इनके छोटे छोटे होंगे तो ये अब इनको सेपरेट करना मुश्किल हो जाएगा, इनको सेपरेट करना मुश्किल हो जाएगा, साथ में इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज लगभग सिमिलर होगी। ये हमारे पास प्रॉब्लम है, ठीक है। अब इंपैक्ट ऑन कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री पे भी इनका इंपैक्ट पड़ेगा। लेकिन आप लोग 3 पढ़ के चले जाओ, 2 पढ़ के चले जाओ, जितना आपको हो सके उतना पढ़ के चले जाओ, बात खत्म। चलो उसके बाद डी और ए ब्लॉक एलिमेंट में क्या अंतर होता है? डी ब्लॉक में, डी ब्लॉक एलिमेंट हैव इलेक्ट्रॉन्स फील्ड इन डी ऑर्बिटल, यहाँ पे एफ ऑर्बिटल। इसके बाद इनको ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं, इनको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं, क्योंकि डी ब्लॉक के अंदर ही ए ब्लॉक एलिमेंट भी पाए जाते हैं। अगर आप लोगों ने पीरियोडिक टेबल देखी होगी तो उसमें देखना डी ब्लॉक के अंदर ही होते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इसके बाद शो अ वाइड रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट इज +3 विद सम अदर पॉसिबल।
ऑलमोस्ट ऑल एलिमेंट्स आर स्टेबल, बट ये ऑल यहाँ पे सारे एलिमेंट स्टेबल नहीं होते, ये रेडियो एक्टिव होते हैं। इसके अलावा कैन बी ट्रांजिशन और नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ये ट्रांजिशन एलिमेंट हो सकते हैं, नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट हो सकते हैं। इनमें लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड्स होते हैं। इसके अलावा हैव पार्शियल और कंप्लीटली फिल्ड आउटर डी ऑर्बिटल, हैव वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स इन एफ ऑर्बिटल। ठीक है, इसमें से आपको 2 से 3, 3 से 4 डिफरेंसेस याद कर लेना आपके अकॉर्डिंग। चलो आगे बात करें। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये छोड़ो। लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड में क्या अंतर होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड में क्या अंतर होता है, तो इसमें इन्वॉल्व फिलिंग ऑफ 4 ऑर्बिटल, 4f ऑर्बिटल, यहां पे इलेक्ट्रॉन कहां जाता है, 5f ऑर्बिटल में जाता है। मोस्टली नॉन रेडियो एक्टिव, यहाँ पे मोस्टली सभी के सभी नॉन रेडियो एक्टिव होते हैं एक्सेप्ट प्रोमेथम। प्रोमेथम को छोड़कर सभी नॉन रेडियो एक्टिव होते हैं। लेकिन यहाँ पे कैसे होते हैं, ऑल आर रेडियो एक्टिव, यहाँ पे सारे के सारे रेडियो एक्टिव होते हैं। एग्जिबिट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, एग्जिबिट मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट लाइक +3, +4, +5, +6। लेस रिएक्टिव, मोर रिएक्टिव, फॉर्म फ्यूअर कॉम्प्लेक्स, यहाँ पे बहुत सारे कॉम्प्लेक्स बनने के चांसेस होते हैं। ठीक है, चलो और आगे बात करूं। ये कठिन है, हटाओ इसको। मेटेलिक कैरेक्टर आपसे पूछ ले तो क्या बोलोगे, अगर आपसे पूछे मेटेलिक कैरेक्टर बताओ तो बोलना ये सारे के सारे अच्छे मेटल्स होते हैं। सुनना कैसे बताता हूं मैं, मान लो 8th क्लास का बच्चा हूं, 8th क्लास का बच्चा से पूछो आप बताओ मेटेलिक कैरेक्टर कैसा है इसका, तो बोलेगा भैया इनका मेटेलिक कैरेक्टर अच्छा है। पहला पॉइंट हो गया कि मेटेलिक कैरेक्टर दे आर गुड मेटल्स, दे आर गुड मेटल्स, सिंपल सिंपल देखना, दे आर गुड मेटल्स। सेकंड पॉइंट लिखना, जो मेटल के पास प्रॉपर्टी होती है ये सारी मेटल की प्रॉपर्टी शो करेंगे। दे शोज all the characteristics of metal। खत्म कहानी, बस इतना लिखना है आपको। ऑक्सीडेशन स्टेट वही हमारे पास वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, ये वो लिख देना। एटॉमिक रेडियाई देख लो, एटॉमिक रेडियाई, इसके लिए बताता हूं ट्रिक क्या है। देखो जैसे जैसे हम लोग लेफ्ट से राइट जाते हैं तो क्या होगा, लेफ्ट से राइट जाने पे सबसे पहले तो साइज डिक्रीज होगा, साइज डिक्रीज होता जाएगा, उसके बाद कुछ टाइम पर कांस्टेंट हो जाएगा, फिर लास्ट में स्लाइटली इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, पहले तो बोलेंगे रैपिडली डिक्रीज, ट्रिक देखना, रैपिडली डिक्रीज, फिर ऑलमोस्ट कांस्टेंट, फिर स्लाइटली इंक्रीज। अरे मेरे भाई इतना तो कर लोगे, पहले तो डिक्रीज फिर कांस्टेंट, पहले डिक्रीज फिर कांस्टेंट फिर स्लाइटली इंक्रीज, बस ये आपको ग्राफ याद करना है, डिंग डिंग डिंग। ठीक है, इनिशियली डिक्रीज with the increase in the atomic number and then become almost constant at the end of the last में क्या हो जाएगी, slightly increase। चल खत्म कहानी, खत्म बेटा खत्म। नेक्स्ट हमारे पास है जिंक कैडमियम मर्क्यूरी डू नॉट शो कॉमन प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। व्हाई? अब देखना, अगर आपसे पूछे ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों नहीं है तो क्या बोलोगे कि इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स उन्हीं एलिमेंट्स को बोलेंगे जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो। अब ये बोल रहे हैं कि जिंक कैडमियम मरकरी ये ये क्या है, ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। अनपेयर्ड नहीं है मतलब ये सारे के सारे कैसे हैं, ये हमारे पास फुल्ली फिल्ड है, फुल्ली फिल्ड। इनकी डी ऑर्बिटल फुल्ली फिल्ड है। ठीक है, इनकी डी ऑर्बिटल फुल्ली फिल्ड है। ओके चलो, उसके बाद मत पढ़ो इनको, मन से लिखना। उसके बाद व्हाई इज इट डिफिकल्ट टू सेपरेट द लेंथेनॉइड ग्रुप्स। लेंथेनॉइड ग्रुप को सेपरेट करना क्यों मुश्किल है, हटाओ इसको भी, क्वेश्चन बैंक में आया ना, अभी तक आया नहीं हम। या इस तरह से जाए तो Cu+ इज कलरलेस व्हाइल Cu+ इज कलर्ड, तो कलरलेस और कलर्ड में क्या बोलेंगे, जो कलर है उसमें बोला इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते। सिंपल, ये तो बताया था मैंने आपको। Cu+ के पास क्या होगा, Cu+ has electronic configuration like this, fully filled d orbital, ये fully filled है और इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अगर समझ में नहीं आया तो इतना लिख देना और बाकी को थ्योरी लिख देना अपनी डी ट्रांजिशन वाली। इतने में मजा जाएंगे, सामने वाले को पूरे में से पूरे नंबर देगा। चलो खत्म कहानी भैया। अब नेक्स्ट चैप्टर बढ़ते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर पे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात करते हैं। कितने मिनट का वीडियो हो गया ये, 22 मिनट लग गए रे। चलो कोई बात नहीं। चैप्टर नंबर 5 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड।
देखो समझा समझा के मैंने 22 मिनट में खत्म करा दिया। उसके बाद कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात करते हैं। चलो एक ही बार में हम लोग बहुत सारी टर्म्स एक साथ याद कर लेते हैं। जो पुरानी एनसीईआरटी है उसमें चैप्टर नंबर 9 है इसका नाम, लेकिन आपके एनसीईआरटी में भैया चैप्टर नंबर 5 है। अरे भैया आप तो चैप्टर नंबर 9 पढ़ा रहे हो, हम तो वीडियो छोड़ के जा रहे हैं, हम नहीं देख रहे आपका वीडियो, आप गलत पढ़ाते हो। अरे भाई साहब नहीं पढ़ा रहा गलत आपको, ये इतना सा याद कर लो, आपका 30% सिलेबस कवर हो जाएगा यहीं पे। 30% खत्म, ये चैप्टर 30% खत्म एमपी बोर्ड के अनुसार। देखो ये जो कंपाउंड दिख रहा है, दिख तो रहा है भैया हमको, लेकिन इतना खतरनाक कंपाउंड नहीं है खतरनाक। कुछ भी काम करो, कुछ भी काम करो, कुछ भी काम करो तो फैशन से करो। कैसे करो? फैशन से फैशन से करो। हाँ, कुछ भी काम करो तो फैशन से करो। कुछ भी काम करो, कुछ भी काम करो, काम करो, काम करो, करो, कुछ भी काम करो तो काम से याद करेंगे के4। कुछ भी काम करो तो कैसे याद करो? फैशन। फैशन कैसे? फैशन, फैशन, फैशन से मतलब छे, से मतलब छे। कुछ भी काम करो तो फैशन से करो। क्या ये एग्जांपल आप लोग याद करोगे? मैं आपसे 2 से 3 एग्जांपल याद कराऊंगा, कुछ भी याद नहीं कराऊंगा, मेरे ऊपर विश्वास करो, मैं नहीं कराऊंगा। ये याद करो, कुछ भी काम करो तो फैशन से करो। इसको बोलते हैं काउंटर आयन, ठीक है। और ये जो स्फेयर लगा हुआ है इस प्रकार से, इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फेयर। ये जो डब्बा बना हुआ है ना इस तरह से, इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फेयर। ये जो होता है, ये होता है सेंट्रल मेटल एटम, डी ब्लॉक एलिमेंट का मोस्टली पार्ट होता है ये। सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम। ये होता है हमारे पास लिगेंड। क्या होता है हमारे पास? ये लिगेंड होता है। ये क्या होता है? ये हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। क्या होता है? कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। अच्छा भैया, कोऑर्डिनेशन नंबर। अब ध्यान से सुनना, अगर आपसे पूछे कि सेंट्रल मेटल एटम क्या होता है, तो आप बोलेंगे सेंट्रल मेटल एटम वहां डी ब्लॉक एलिमेंट का पार्ट है, वहां डी ब्लॉक एलिमेंट का एलिमेंट है जो कि क्या करता है, जो कि लोन पेयर एक्सेप्ट करता है। किससे? लिगेंड से। या फिर आपसे पूछे लिगेंड क्या होता है, तो बोलेंगे लिगेंड वो होता है जो सेंट्रल मेटल एटम को लोन पेयर डोनेट करता है। ठीक है, देखो कितनी सारी डेफिनेशन याद करा रहा हूं आपको। ये क्या है? कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर कुछ नहीं है, कोऑर्डिनेशन नंबर नंबर ऑफ लिगेंड्स को ही बोलते हैं। जितने भी नंबर ऑफ लिगेंड्स होंगे, जैसे इसमें आपसे पूछे बताओ कितने नंबर ऑफ लिगेंड्स लगे हुए हैं, तो क्या बोलेंगे? 6। तो कोऑर्डिनेशन नंबर एक ऐसा नंबर है जो नंबर ऑफ लिगेंड्स को बताता है। जैसे एग्जांपल में ये वाला एग्जांपल आप लोग छाप देना सभी में, लिगेंड्स का एग्जांपल छापो तो बोलो इस वाले एग्जांपल में सीएन लिगेंड है। इसके अलावा एफई हमारे पास सेंट्रल मेटल एटम है। ऐसे करके आप लोग बता सकते हो। बता दोगे? काम खत्म। हाँ भैया, काम खत्म, ये लिगेंड हो गया। मत पढ़ो, डेफिनेशन मत पढ़ो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मत पढ़ो, छोड़ो इसको भी, हटाओ सब। हाँ भैया, अब आ रहा है मजा पढ़ने में। चलो, चिलेशन, 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 चिलेशन। चिलेशन क्या है भैया? चिलेशन, 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 चिलेट, 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 चिलेट। चिलेशन एक प्रोसेस है, और चिलेट क्या है? चिलेट एक लिगेंड है, चिलेटिंग लिगेंड। When a bidentate or polydentate ligand attached to a central metal atom and make a ring type structure is called chelating ligands. When a bidentate और polydentate, ये क्या है? bidentate और polydentate, bidentate, बाई मतलब दो, मतलब ऐसा लिगेंड जो दोनों साइड से आपको लोन पेयर डोनेट कर सकता है, और पॉलीडेंटेड मतलब 2 से भी ज्यादा तरीके से वो बॉन्ड फॉर्मेशन या फिर लोन पेयर को डोनेट कर सकता है। ऐसे आप लोग समझेंगे। अच्छा भैया, जैसे हमारे पास ये है, हमारे पास ये, इसको सिंपल भाषा में इयान बोलते हैं, इथाइलिन डायमीन, इथाइलिन डायमीन। भैया ऐसा नाम मत बताओ यार, हम डर जाएंगे, चलो छोड़ो। तो बाइडेंटेड और पॉलीडेंटेड लिगेंड अटैच किससे हैं? सेंट्रल मेटल एटम से अटैच होते हैं, पता है, लिगेंड तो सेंट्रल मेटल एटम से अटैच होंगे, एंड मेक अ रिंग टाइप स्ट्रक्चर। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर रिंग टाइप का स्ट्रक्चर बन जाए, यहां पे सबसे पावरफुल लाइन कौन सी है? रिंग टाइप स्ट्रक्चर। तो अगर हम लोग सिंपल भाषा में बोले तो बोल देना
कि ऐसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जहां पे रिंग टाइप स्ट्रक्चर बनता है उसे हम लोग बोलते हैं चिलेटिंग लिगेंड। ऐसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिसके अंदर लिगेंड जो है, लिगेंड कुछ इस प्रकार से अटैच है कि वहां पे रिंग टाइप स्ट्रक्चर बन रहा है, तो उसे क्या बोलेंगे? चिलेशन बोलेंगे। उस प्रोसेस को चिलेशन बोलेंगे और उस लिगेंड को बोलेंगे चिलेटिंग लिगेंड। देखो यहां पर रिंग टाइप स्ट्रक्चर बन रहा है, इसको याद कैसे करें भैया वो बताओ आप। तो CH2NH2, CH2NH2, फिर यहां पे क्या जाएगा? PTClCl, PTClCl। रिंग टाइप का स्ट्रक्चर ये रहा। आगे बढ़ो भैया, हम आपके साथ हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू आप सभी का। परीक्षा बोर्ड में ऐसा दे रखा है, इतना कॉम्प्लेक्स क्या याद करना चाहोगे? नहीं भैया, हमारे लिए तो यही अच्छा है ना, छोड़ो फिर इसको। अच्छा अच्छा अच्छा, एक और चीज, ये चिलेशन का फायदा क्या हुआ? चिलेशन का फायदा ये होगा कि चिलेटिंग लिगेंड या फिर कॉम्प्लेक्स विच हैव चिलेशन आर मोर स्टेबल एंड ऑर्डिनरी कंपाउंड। ठीक है, मोर स्टेबल देन ऑर्डिनरी कंपाउंड, मतलब इससे आपको बहुत ज्यादा आपके कंपाउंड को स्टेबिलिटी मिलती है। ठीक है, और हर कोई आदमी स्टेबल होना चाहता है यार। अपन लोग पढ़ाई क्यों कर रहे हैं? मैं आपको क्यों पढ़ा रहा हूँ? पैसा है ना। ऐसे आप लोग क्यों कर रहे हो पढ़ाई? स्टेबिलिटी के लिए कर रहे हो ना। हाँ, आप लोग भी पैसा कमाने के लिए कर रहे हो, ऐसा नहीं है। कुछ कुछ लोग अच्छा काम करते हैं भैया, लेकिन आप तो नहीं कर रहे हो भैया, आप तो पैसा कमाने के लिए पढ़ा रहे हो हमको। हाँ ठीक है, जो सोचना है सोचो। डबल सॉल्ट एंड कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, डबल सॉल्ट एंड कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, इसको पढ़ेंगे। हाँ, ये कौन है? फेजू, फेजू 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 भाई, फेजू भाई, फेजू भाई। चलो इसको समझते हैं। डबल सॉल्ट एंड कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, डबल सॉल्ट एंड कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, डबल सॉल्ट एंड कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। ये आपसे पूछा जाएगा कि बताओ अंतर बताओ, डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में अंतर बताओ, तो कैसे याद करोगे? डबल सॉल्ट एंड कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में अंतर आपसे पूछा जाएगा तो कैसे बोलोगे? देखो, जो हमारे पास जो हम लोग पढ़ रहे हैं इस चैप्टर में वो होता है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। क्या होता है? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बोलते हैं, जहां पर सेंट्रल मेटल एटम भी होता है, लिगेंड भी होता है। ठीक है, तो आप लोग बोल सकते हो इन्हें एडिशनल कंपाउंड इन सॉलिड स्टेट बट आयनाइज इन कंपोनेंट व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। आप लोग सिंपल भाषा में ऐसे समझो इनको। यहां पे आओ, आपको बहुत शानदार ट्रिक बताऊंगा फिर मैं। जैसे हमारे पास ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, कोऑर्डिनेशन या फिर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। यहां पे हमारे पास डबल सॉल्ट, डबल सॉल्ट। इन दोनों को पानी में मिलाया हमने, इसको भी पानी में मिलाया, इसको भी इसके कलर कंटेनर बना लेते हैं, इसको पानी में मिलाया। अगर डबल सॉल्ट को पानी में मिलाएंगे तो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस में ये ब्रेक डाउन हो जाएगा। जैसे ये देखो कितना कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है, कितना कॉम्प्लेक्स दिख रहा है, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स नहीं है, ये नकली है। ये डबल सॉल्ट है, डबल सॉल्ट नकली, डबल सॉल्ट बोले तो नकली, ये डबल सॉल्ट है। ये देखो टूट गया, पानी में डालते ही टूट गया, F2 प्लस में टूट गया, SO4 माइनस टूट गया, NH4 प्लस में टूट गया, SO4 माइनस टूट गया, H2O में टूट गया। लेकिन जब हम लोग बात करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की, जैसे हमने याद किया था, कुछ भी काम करो, कुछ भी काम करो तो फेसन से करो, फेसन छे करो, फेसन से करो। ये अगर आप लोग पानी में डालोगे तो ये कैसे टूटेगा? ये सिर्फ यहां से टूटेगा K4 और इधर टूट जाएगा अपना FeCN6 में। ठीक है, इस प्रकार से दो अलग अलग भाग में टूटेगा, लेकिन ये नहीं टूटेंगे, ये नहीं टूटेंगे क्योंकि ये बहुत स्टेबल होते हैं, इतना आसान नहीं होता। तो आप लोग डेफिनेशन इस प्रकार लिखेंगे, डबल सॉल्ट आर एडिटिव कंपाउंड व्हिच आर स्टेबल इन क्रिस्टल लैटिस बट व्हेन डिसॉल्व इन वाटर ब्रेक इनटू द डिफरेंट कंपाउंड। जब ये पानी में डाले जाते हैं तो टूट जाते हैं। लेकिन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड वो होते हैं जिसमें लिगेंड जो होता है वो लोन पे डोनेट करता है किसको? सेंट्रल मेटल एटम को, और ये पानी में जाने के बाद डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स में इजीली नहीं ब्रेक डाउन होते हैं। ठीक है, कंपोनेंट्स बोले तो आयंस बोल दो यार, आयंस में पूरी तरीके से डिसॉल्व नहीं होते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर पूरा बच जाता है हमारा। अच्छा भैया, ये तो लिख देंगे। अब एक और चीज जो आपको लिखना पड़ती है, बोल देना कि यहां पे क्या होता है, ये दिखने में कॉम्प्लेक्स होते हैं बट ये एक्चुअल में कॉम्प्लेक्स नहीं होते हैं, और ये एक्चुअल में कॉम्प्लेक्स होते हैं। बाकी सारे डेफिनेशन आप लोग पढ़ना चाहो तो पढ़ लो, लेकिन मैं आपको बोलूंगा इतना मत पढ़ो, इतनी माथापच्ची मत करो। बोलना कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर कोऑर्डिनेशन बॉन्ड होती है, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन बॉन्ड नहीं होती है। और उसके बाद सबसे बड़ी चीज एग्जाम्पल, जो सामने वाला आपसे खुश हो जाएगा। एग्जाम्पल लिखना कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का हमारे पास एग्जाम्पल है K4FeCN6, ये तो याद कर ही दिया आपको मैंने। हाँ भैया, ये तो याद करा दिया आपने। इसका एग्जाम्पल याद करो, फेजू। देखो फेजू, फेजू दिख रहा है ना आप सभी को? फेजू, फेजू नहीं कराएगा शू पॉलिश पानी से, फेजू नहीं कराएगा, नहीं कराएगा शू, फेजू नहीं कराएगा शू पॉलिश पानी से। पानी से क्यों कराएगा भैया, इतना अमीर आदमी? फेजू 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 नहीं कराएगा शू पॉलिश पानी से।
कर लोगे इसको याद? फेजू नहीं कराएगा शू पॉलिश पानी से? हाँ कर लेंगे भैया, ये आपके 2 नंबर पक गए। चलो और देखो, यान, इसको छोड़ो। फिर आपसे आईयूपीएससी नेमिंग पूछी जा सकती है इस चैप्टर से, आईयूपीएससी नेमिंग पूछी जा सकती है इस चैप्टर से। अब आपको इस चैप्टर को एक चीज लेके चलना पड़ेगा भैया, या तो आईयूपीएससी नेमिंग आप पूरी सीखो, आपके पास टाइम हो तो, या फिर आप इसमें सारी चीजें छोड़ो। यहां से मोस्ट इंपोर्टेंट है आईयूपीएससी नेमिंग, बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं। ठीक है, अगर सिंपल सिंपल पूछ ले, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, डबल सॉल्ट, देखो ये जो है ना फेजू वाला एग्जांपल, इसको मोहर सॉल्ट भी बोलते हैं, डबल सॉल्ट का एग्जांपल है। लिगेंड समझा दिया, सेंट्रल मेटल एटम समझा दिया, कोऑर्डिनेशन नंबर समझा दिया, कोऑर्डिनेशन स्फीयर समझा दिया। इसके अलावा आपसे पूछेंगे आयोनाइजेशन एंड हाइड्रेट आइसोमेरिज्म के एग्जांपल, तो ये आप लोग याद कर लो। आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म क्या होते हैं? अकर व्हेन अ कंपाउंड फॉर्म डिफरेंट आयंस इन सॉल्युबल ड्यू टू इंटरचेंज ऑफ लिगेंड इनसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर विद एन आयन आउटसाइड इट। जरा ध्यान से देखो, यहां पे क्या होगा इस टाइप के आइसोमेरिज्म में, ये वाला एग्जांपल देखो, मतलब एक एग्जांपल है वो हमारे पास, ये वाला, ये और ये, यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक, ये और ये, यहां पे ये SO4 ये बाहर आ गया और Br अंदर चला गया। ठीक है, इस प्रकार के आइसोमेरिज्म को बोलते हैं भैया आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। इधर देखो, इधर क्या है, इधर हम लोग देखेंगे, यहाँ पे H2O, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 5 है, और एक यहाँ पे लगा दिया। मतलब दोनों का स्ट्रक्चर अगर आप लोग देखोगे, दिखने में आपको लगेगा अलग अलग है, लेकिन इनका फॉर्मूला सेम रहेगा। ठीक है, फॉर्मूला सेम रहेगा आइसोमेरिज्म का, इसको बोलते हैं हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। ठीक है, इनको ऊपर ऊपर से पढ़ के चले जाना, ज्यादा डीप में मत जाना। ठीक है, फिर इसको तो आप लोग चाहे तो छोड़ो। फिर कार्बोमेटेलिक कंपाउंड, ये सिंपल है तो करा देता हूँ, इंपॉर्टेंट भी वैसे तो। देखो, आपने ग्रिग्नार्ड रीजेंट पढ़ा है क्या किसी ने? RMGX, भैया कुछ भी नहीं पढ़ा, आप बोल रहे हो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट नहीं पढ़ा है, तो फिर याद रखना एक कंपाउंड होता है RMGX, RMGX करके। तो यहाँ पे आपके पास Mg मेटल हो गया। ठीक है, R हमारे पास किसको रिप्रेजेंट करता है? CH3 C2H5 इस प्रकार के एल्काइल ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। इसके अंदर क्या होती है? कार्बन होती है। तो यहाँ पे कार्बन, कार्बो कंपाउंड है ये हमारे पास, कार्बो कंपाउंड है। तो इस प्रकार के कंपाउंड को बोला जाता है कार्बोमेटेलिक कंपाउंड, कार्बन भी है मेटल भी है, कार्बोमेटेलिक कंपाउंड। ठीक है, तो कंपाउंड इन विच अ मेटल एटम इज डायरेक्टली अटैच्ड टू अ कार्बन एटम इज कॉल्ड कार्बोमेटेलिक कंपाउंड। एग्जांपल है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, चिलेट समझा दिया मैंने आपको, डबल सोल्ट हो गया। अब यहां से आप लोग एक काम और करना, हमारा एक वीडियो है, आप हैकर सीरीज देखना, हमारी हैकर सीरीज के अंदर कोई चाहे तो देखना, बाकी जिसको पास होना है छोड़ो भैया, इतना टाइम नहीं है आपके पास। थ्योरी वाला क्वेश्चन के और में आएगा आईयूपीएससी नेमिंग, तो थ्योरी वाला कर देना, और नहीं आए तो भैया फिर जय श्री राम, क्योंकि इतना करोगे तो ये बहुत लेंदी हो जाएगा आपके लिए, कम से कम 25-30 मिनट लग जाएगी इसको याद करने में, समझने में। बाकी मैं करा चुका हूँ ये सारे क्वेश्चन हैकर सीरीज के अंदर, वो देख लेना आप लोग। ठीक है, ये सारे नेमिंग रिएक्शन करा दिए, बाकी नहीं करना हो तो छोड़ो फिर। चलो एक और हमारे पास है क्वेश्चन, बाइडेंटेड और हेक्साडेंटेड लिगेंड के एग्जांपल। ये आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है और इससे पूछा जा सकता है। आपसे पूछे बाइडेंटेड क्या होता है और हेक्साडेंटेड क्या होता है। बाइडेंटेड लिगेंड है ये, लिगेंड, अ लिगेंड दैट डोनेट 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो 2 पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट के करे उसे बोलते हैं बाइडेंटेड लिगेंड। जो 6 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करे उसे बोलते हैं हेक्साडेंटेड लिगेंड। हेक्सा मतलब 6, बाय मतलब 2। इसका एग्जांपल है इथाइलिन डायमीन, इथाइलिन डायमीन। इसका एग्जांपल ईडीटी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, लिख लिख कर देख लेना, डरना मत इससे। इथाइलिन डायमीन तो उठा कर लेना, यहां से यहां तक उठा लोगे, पूरा टेप देना यहां से लेके यहां तक, इथाइलिन डायमीन। फिर आएगा टेट्रा एसीटेट, टेट्रा एसीटेट, टेट्रा एसीटेट, टेट्रा एसीटेट, टेट्रा एसीटेट, बस। ठीक है भैया, ये चैप्टर भी हमारा हो गया खत्म। अब अगले चैप्टर पे मूव ऑन करते हैं। मूव ऑन, मूव ऑन तो नहीं हो रहा है भैया, चलो आ जाओ अगले वाले चैप्टर पे। चैप्टर नंबर 14, पुरानी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। आपकी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग क्या है भैया? ये मत देखना ये वेटेज वेटेज पुराना हो गया, ये आपका लास्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 10। ठीक है भैया, जल्दी जल्दी कराओ यार, टाइम नहीं है हमारे पास। तेरे नैना
हाँ, बायोमोलिक्यूल्स बायोमोलिक्यूल्स बायोमोलिक्यूल्स। ओ भाई साहब, 12 14 16 20 21 22 23। डीएन डीएनए एंड आरएनए का डिस्प्ले बहुत इंपॉर्टेंट है। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। इसका होता है यहां से यहां तक कॉपी कर दो, राइबोन्यूक्लिक एसिड। यहाँ पर डबल स्टैंडर्ड होता है, ऐसे 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 और ऐसे 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 ऐसे। इसका सिंगल स्टैंडर्ड होता है। बायोलॉजी वाले बोलेंगे भैया ये हमको क्यों पढ़ा रहे हो। शुगर होता है इसमें डीऑक्सी राइबोस शुगर होता है, इसमें राइबोस शुगर होता है। वाह यार, एक नाम याद कर लो तो यहाँ पे काम हो जाएगा, वही नाम यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे काम हो जाएगा। सिंगल स्टैंडर्ड डबल स्टैंडर्ड। इसका एग्जांपल याद कर लेना। इसमें बेसिस होती है एटीसी एटीजीसी, एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन थायमिन। इसमें होती है एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन और यूरेसिल। ठीक है, ये भी याद कर सकते हो। इसको ऐसे याद करते हैं कुछ लोग, एजीसीटी एजीसीटी एजीसीयू एजीसीयू एजीसीटी एजीसीटी मत मारो, एजीसीयू एजीसीयू। चलो हो जाएगा याद। उसके बाद पेप्टाइड बॉन्ड क्या होती है। पेप्टाइड बॉन्ड अभी छोड़ो, पेप्टाइड बॉन्ड अभी आप लोग छोड़ो। उससे पहले आप लोग क्या करो, उससे पहले आप लोग ये वाली चीज करो। चलो एक काम करता हूं, मैं आपको 2-3 क्वेश्चन एक साथ करा देता हूं, फिर अपन क्वेश्चन पे आएंगे, इसको देखेंगे। पहले यहाँ पे आओ, यहाँ पे मैं आपको एक तरीके से समझाता हूँ। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे ना तो पूरी कहानी समझ में आएगी। तो मैं बीच में से ये कराऊंगा फिर ये कराऊंगा, थोड़ी सी छोटी सी स्टोरी है, वो आप लोग सुनो, मजे भी आएंगे और सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। एक तो पीडीएफ बंजर में लोड होती है यार। यहाँ से देखो, प्रोटीन से उठाते हैं अपन। हम्म, 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 हम्म। चलो प्रोटीन क्या होता है, कोई पूछे आपसे प्रोटीन क्या होता है, मतलब कोई आपसे दोस्त वगैरह पूछे तो बोलना बॉडी बिल्डिंग फूड। बॉडी बिल्डिंग फूड होता है प्रोटीन। लेकिन केमिस्ट्री की लैंग्वेज में क्या होता है, रिकॉर्डिंग हो रही है, हाँ। प्रोटीन क्या होता है भैया, बॉडी बिल्डिंग फूड होता है, बॉडी बिल्डिंग फूड होता है। अगर कोई आपसे पूछे बॉडी बिल्डिंग फूड, लेकिन केमिस्ट्री की लैंग्वेज में क्या बोलोगे, केमिस्ट्री की लैंग्वेज में बोलना इट इज अ सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड, सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड, सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड क्या होता है, सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड लिंक्ड इन अ चेन, लिंक्ड इन अ चेन, सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड लिंक्ड इन अ चेन, सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड लिंक्ड इन अ चेन। भैया क्या कर रहे हो आप, बार बार स्लाइड चेंज कर रहे हो, क्या करे जा रहे हो, रुको रुको समझाता हूं मैं, समझाता हूं मैं। बॉडी बिल्डिंग फूड आपका दोस्त पूछे, और अगर आपसे कोई पूछे भैया केमिस्ट्री की लैंग्वेज में क्या बोलोगे, तो ग्रुप ऑफ अमीनो एसिड लिंक्ड इन अ चेन, ग्रुप ऑफ अमीनो एसिड, अमीनो एसिड। अमीनो एसिड कैसे याद करेंगे भैया, इतना खतरनाक नाम हो जाएगा, अभी 3-4 बार बोलने वाला हूं, इसका बहुत यूज करेंगे। अमीनो एसिड से क्या बनता है, तो बोलेंगे क्या, अमीनो एसिड ले लिया, जोड़ते जाओ जोड़ते जाओ जोड़ते जाओ जोड़ते जाओ जोड़ते जाओ जोड़ते जाओ जोड़ते जाओ, ये बन गया आपका प्रोटीन, ये बन गया प्रोटीन। तो अमीनो एसिड कैसा दिखता है, जरा ध्यान से देखो। अमीनो एसिड, आमीन भी होगा साथ में एसिड भी होगा। आमीन ये रहा NH2, और एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड ये रहा। कार्बन के साथ यहाँ पे R जोड़ेंगे, यहाँ से H जोड़ेंगे, R बोले तो एल्काइल ग्रुप, H हमारे पास फालतू। जब कुछ नहीं मिलता है तो उसे हम लोग H बोल देते हैं भैया। नमक है हमारा, सब्जी में नमक की कमी रहती, थोड़ा बहुत नमक चलता है ना, वैसा ये नमक का काम करता है। चलो ये है अमीनो एसिड, एक तरह से ऐसा दिखता है अमीनो एसिड, ठीक है। अब 2 प्रकार के ये लास्ट ईयर आ गया था शायद ये क्वेश्चन, तो आने के चांसेस का कम है, लेकिन फिर बोल देता हूं, एसेंशियल और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स क्या होते हैं। अमीनो एसिड विच आवर बॉडी कैन नॉट मेक एंड मस्ट बी ऑब्टेन थ्रू द डाइट। ऐसे अमीनो एसिड जो हमें लेने पड़ते हैं, हमारी डाइट, हमारी जो डाइट है, हमारी डाइट में उसे इंक्लूड करना पड़ता है, हमारी बॉडी खुद से नहीं बना सकती, उसको बोलते हैं एसेंशियल, जरूरी। और गैर जरूरी नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड क्या होते हैं, जो हमारी बॉडी खुद से बना लेती है, जैसे ग्लाइसिन और एलिनिन। ग्लाइसिन और एलिनिन नाम याद करना चाहो तो याद कर लो, ग्लाई अला, ग्लाई अला, ग्लाई अला। नहीं करोगे तो मैं याद करा दूंगा, क्यों याद करा दूंगा, ये आगे आने वाला है। भैया इतनी जल्दी जल्दी आगे मत बढ़ो यार, याद नहीं हुआ पुराना, ये इसेंशियल और नॉन एसेंशियल याद नहीं हुआ, आप आगे बढ़ गए। मत करो याद, बस ऊपर ऊपर का ओवरव्यू ले लो, मत करो याद, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है वो, ये इंपॉर्टेंट है लेकिन। पेप्टाइड एंड पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड एंड पेप्टाइड बॉन्ड यहां से याद करना, इतना इतना याद कर लो बस। पेप्टाइड बॉन्ड पूछे व्हाट इज पेप्टाइड बॉन्ड, तो क्या बोलोगे, बॉन्ड कनेक्टिंग टू अमीनो एसिड। अमीनो एसिड बताया था, हाँ भैया अभी बताया था, आपने मना किया था याद करने के लिए, मैंने बोला था मैं खुद याद करा दूंगा। अमीनो एसिड को जोड़ते जाओगे तो प्रोटीन बन जाएगा, तो मैंने बोला कि बॉन्ड कनेक्टिंग टू अमीनो एसिड, ये अमीनो एसिड है, इससे कनेक्ट करके ये बॉन्ड बना दी मैंने। बॉन्ड कनेक्टिंग टू अमीनो एसिड्स आर कॉल्ड पेप्टाइड बॉन्ड।
तो पेप्टाइड बॉन्ड कुछ नहीं है भैया, एक बॉन्ड है जो दो अमीनो एसिड के बीच में लगती है। इतना सिंपल तो है यार, अमीनो एसिड्स है उनके बीच की बॉन्ड को पेप्टाइड बॉन्ड बोल दो। हाँ कर लेंगे भैया। ग्लाई अला, ग्लाई अला अभी बोला था ना, ग्लाई अला, ग्लाई अला, ग्लाइसिन और एलेनिन। तो हमने स्ट्रक्चर याद किया था, अमीनो एसिड का, यहां पे आर, यहां पे नमक एच। तो हम लोग क्या करेंगे, इस आर की जगह पे अगर एच रख दें या फिर CH3 रख दें तो क्या होगा, अगर आर की जगह पे एच रखोगे तो ग्लाइसिन बन जाएगा, अगर आर की जगह पे CH3 रखोगे तो एलेनिन बन जाएगा, ग्लाई अला, ग्लाई अला। और यहां से अगर पानी निकाल दोगे, इन दोनों में से पानी निकाल दोगे, तो आपके पास एक बॉन्ड बनेगी जो दो अमीनो एसिड को कनेक्ट करके रखेगी। ये वाली बॉन्ड का नाम है पेप्टाइड बॉन्ड, ये बॉन्ड का नाम है पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड, इस बॉन्ड को बोलेंगे पेप्टाइड बॉन्ड। ग्लाई अला इस कंपाउंड का नाम बन जाएगा, ग्लाई अला, ग्लाई अला, ग्लाई अला। भैया यार ये क्या लिखना जरूरी है क्या, मत लिखो, एग्जाम में ऐसा करना, बोल देना बॉन्ड कनेक्टिंग टू अमीनो एसिड इज कॉल्ड पेप्टाइड बॉन्ड, और लिख देना ग्लाइसिन और एलेनिन दोनों से मिलकर बनेगा ग्लाइला, और ग्लाइला में जो बॉन्ड होगी वो होगी हमारे पास पेप्टाइड बॉन्ड। इतना कर लो। हाँ भैया अब समझ में आया थोड़ा सा। पैर दुखा रहे मेरे। आगे देखो, आगे जो इंपॉर्टेंट चीज हम करने वाले हैं, कहाँ भाग गया रे, कहाँ चले गए भैया, ये रहा। देखो अब जो हमारे पास प्रोटीन होता है वो चार प्रकार से विभाजित किया जा सकता है। एक होता है प्राइमरी स्ट्रक्चर, एक होता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर, एक टर्शियरी स्ट्रक्चर और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, जो सिर्फ हम लोग सोच सकते हैं। ऐसा समझना, इसको देख पाना बहुत टफ होता है, क्योंकि 3D आप लोग सोचो, 3D कितना हमारे लिए चैलेंजिंग चीज होती है, 3D को समझना, 3D को एज्यूम करना। तो क्वाटरनरी तो बहुत ज्यादा हमारे लिए चैलेंजिंग रहेगा। तो आपको याद कैसे करना है, आपको बोलना है प्राइमरी स्ट्रक्चर सिंपल होता है, कुछ नहीं होता है, इसमें सीक्वेंस होता है। अब सेकेंडरी स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार का होता है, ये हेलिकल शेप हो सकता है या शीट के फॉर्म में हो सकता है, बीटा शीट बोलते हैं इसको। ये हमारे पास, ये उनका गुच्छा देखा है, उनका गुच्छा उनके गुच्छे की तरह होता है, और ये तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर्स होते हैं। अगर मान लो हम लोग प्रोटीन की बात करें, प्रोटीन को मैं उबाल दूं, जैसे हमारे पास अंडा होता है, अंडे के अंदर प्रोटीन होता है, अंडे को अगर मैं उबाल दूं तो अंडे का जो, अंडे के अंदर जो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है, टर्शियरी स्ट्रक्चर है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, वो डिस्टर्ब हो जाएंगे, वो डिस्टर्ब हो जाएंगे। लेकिन लेकिन प्राइमरी स्ट्रक्चर कभी भी डिस्टर्ब नहीं होगा। आई बात समझ में, मतलब आप चाहो तो अंडे को उबाल दो। ऐसा बोलते हैं ना लोगों कि कच्चा अंडा खाना चाहिए, उबाल के अंडा खाओगे तो उसका प्रोटीन आपको कम लगेगा शरीर के अंदर। वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि आप लोग अगर अंडे को उबाल देते हो तो उसकी, उसके अंदर की जो बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज है वो डिस्टर्ब हो जाती है। ठीक है, अगर आप फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज करोगे, मतलब आपने उबाला उसको, उबाला तो फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज किया, फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज किया तो उसकी बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी में चेंज होगा, तो उसका जो ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो स्ट्रक्चर है, ये डिस्टर्ब हो जाएंगे। लेकिन ये स्ट्रक्चर कभी डिस्टर्ब नहीं होगा, मतलब ये तो आपको शरीर को लगेगा प्राइमरी स्ट्रक्चर। अब आपके लिए इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, इसको ध्यान से देखो, टर्शियरी स्ट्रक्चर को, टर्शियरी स्ट्रक्चर को देखो बस। मेन टर्शियरी स्ट्रक्चर है। टर्शियरी स्ट्रक्चर भी दो प्रकार से क्लासिफाई होता है, एक होता है फाइब्रस, एक होता है ग्लोबुलर। फाइब्रस ऐसे 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 होता है, ग्लोबुलर उनके गुच्छे की तरह होता है। ठीक है, फाइब्रस लॉन्ग और थिन होता है, लॉन्ग और थिन होता है, ये फोल्डेड एंड 3D स्ट्रक्चर होता है। इसके बाद केराटिन हमारे बालों में जो पाया जाता है, ये बालों में, नाखूनों में, ये फाइब्रस पाया जाता है। ठीक है, बाकी हेमोग्लोबिन, इंसुलिन, जाइमिन, ये क्या होता है, ग्लोबुलर का एग्जांपल है। अब देखो, आपने समझने की कोशिश करना, जब आप नहाने जाते हो, नहाने जाओगे तो क्या आपके बाल गल जाएंगे क्या पानी में, नहीं गलते ना, इसका मतलब है कि वो इनसोल्यूबल है, मतलब वो इनसोल्यूबल है। लेकिन अंडे को अगर आप लोग देखो, अंडे को भी ना देखे, हेमोग्लोबिन ले लो, इंसुलिन ले लो, एंजाइम्स ले लो, ये क्या होते हैं, सोल्यूबल होते हैं। ठीक है, ये इजीली इजीली सोल्यूबल हो जाते हैं पानी के अंदर। लेकिन ये चीजें कभी नहीं होती, नाखून हमारे कभी नहीं गलेंगे पानी के अंदर, बाल हमारे कभी नहीं गलेंगे, इनके अंदर का प्रोटीन कभी नहीं गलेगा। ठीक है, चलो बस ये दो तीन पॉइंट याद कर लो, ज्यादा माथा पच्ची मत करो, इन टाइम पे आप लोग पढ़ रहे हो, उतना याद नहीं कर पाओगे। हाँ, तो अब अपने को फायदा मिलेगा, अपन इतना पढ़ाना, उसका फायदा मिलेगा। फायदा यह है, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन नाम का एक क्वेश्चन आता है, बहुत पावरफुल। उसमें क्या लिखा है, द प्रोसेस इन विच चेंज इन बायोलॉजिकल एक्टिविटीज और प्रॉपर्टीज ड्यू टू फिजिकल चेंज इन द प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड डीनेचुरेशन। याद आया कुछ मैंने क्या बोला था,
कि अगर आप लोग अंडे की फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज करते हो तो उसकी बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, बायोलॉजिकल एक्टिविटी इसकी चेंज हो जाएगी फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज करने की वजह से। इसे बोलते हैं डीनेचुरेशन हो जाना, अंडे का डीनेचुरेशन हो जाना। तो अंडे से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए आपको तो आपको यही चीज लिखनी है, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। इसमें क्या होता है भैया, इसमें हमारा जो नॉर्मल प्रोटीन होता है वो डीनेचर्ड हो जाता है, वो कुछ इस प्रकार का हो जाता है। ऐसी कंडीशन में उसका सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर या क्वाटरनरी स्ट्रक्चर आप लोग लिख सकते हो, वो क्या हो जाते हैं, वो डीनेचर हो जाते हैं, लेकिन प्राइमरी स्ट्रक्चर रिमेन अनचेंज, प्राइमरी स्ट्रक्चर कभी भी डिस्टर्ब नहीं होता है। एक्टिविटी प्रोटीन बायोलॉजिकल प्रोसेस गेट डिस्ट्रॉय, इसकी बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय हो जाती है, ये लिख देना। अंडे का फंडा लिख देना, कोगुलेशन, ठीक है, कोगुलेशन ऑफ एग व्हाइट ऑन बॉइलिंग इज अ कॉमन एग्जांपल ऑफ डीनेचुरेशन। अंडे का फंडा आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। अब ऐसे बच्चे, मतलब ऐसे बच्चे जिनको प्रोटीन की कमी हो जाती है, उनमें दो प्रकार की बीमारी देखने को मिलती है, मरासमस और क्वाशियोरकोर, मरासमस एंड क्वाशियोरकोर, ठीक है। देखो ट्रिक बना रहा हूं मैं, किसी का मजाक या फिर किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचा रहा हूं। जैसे ये बच्चे को आप देखोगे, इन्हें प्रोटीन की कमी हो गई है तो इनकी हालत ऐसी हो गई है, मरने की कंडीशन में आ गया, ये मरने की कंडीशन में आ गया। कौन आ गया, किशोर, किशोर, क्वाशियोरकोर से याद करेंगे किशोर, मरने की कंडीशन में किशोर आ गया, मरने की कंडीशन में क्वाशियोरकोर आ गया, ठीक है। अब विटामिन की बात करें तो विटामिन में आप लोगों से पूछा जाता है क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन, फैट सोल्यूबल और वाटर सोल्यूबल। फैट सोल्यूबल और वाटर सोल्यूबल विटामिन क्या होते हैं, देखो याद रखना, अडेक, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ये क्या होते हैं, ये फैट सोल्यूबल होते हैं, फैट सोल्यूबल होते हैं। दिस विटामिन आर सोल्यूबल इन ऑयल एंड फैट्स, दे आर इनसोल्यूबल इन वाटर, ये पानी में सोल्यूबल नहीं होते हैं लेकिन ये फैट सोल्यूबल होते हैं। लेकिन बी एंड सी, विटामिन बी एंड सी, विटामिन बी एंड सी क्या होते हैं, वाटर सोल्यूबल होते हैं। ट्रिक से याद करना, अडेक एंड बीसी, अडेक एंड बीसी, अडेक मतलब फैट सोल्यूबल और वाटर सोल्यूबल बोले तो बीसी। विटामिन बी एंड सी आर वाटर सोल्यूबल, ड्यू टू वाटर सोल्यूबल दिस कम आउट फ्रॉम द बॉडी अलोंग विथ एक्सक्रेशन, तो ये हमारी बॉडी से निकल जाते हैं नॉर्मल प्रोसेस के थ्रू। दिस देयरफॉर वी हैव टू टेक देम इन अ डेली फूड रेटिंग, मतलब इनको बी एंड सी को हमें रेगुलर बेसिस पे लेना पड़ेगा क्योंकि ये वाटर में सोल्यूबल हो जाते हैं ना, और एक्सक्रेशन के थ्रू हमारे बॉडी से निकल जाते हैं। बॉडी से निकल जाएंगे तो भैया वापस से लेने पड़ेंगे, तो बीमारी हो जाएगी अलग अलग प्रकार की, ठीक है। अब विटामिन की पूरी टेबल होती है, वो आपको याद नहीं कराऊंगा मैं, बहुत टाइम लग जाएगा इसको याद कराने में। अब फटाफट से एक दो क्वेश्चन और देख लो फिर कहानी खत्म। न्यूक्लिक एसिड देखो, न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड आपसे पूछे, न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड आर लॉन्ग चेन पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। तो जैसे हमने अमीनो एसिड से मिला के प्रोटीन बनाया था, अमीनो एसिड अमीनो एसिड अमीनो एसिड, इससे प्रोटीन बन गया था, वैसे ही न्यूक्लियोटाइड से मिलके हमारे पास बनेगा न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड्स की चेन को हम लोग बोल सकते हैं न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। इतना याद कर लोगे क्या। अब ये दो प्रकार के होते हैं, डीएनए एंड आरएनए, ठीक है, डीएनए एंड आरएनए, न्यूक्लिक एसिड आर ऑफ टू टाइप्स, डीएनए एंड आरएनए, ठीक है, ये याद कर लोगे। और डीएनए आरएनए का मतलब मेजर फंक्शन क्या होते हैं, बोला डीएनए इज रिस्पांसिबल फॉर ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटरी इफेक्ट फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। तो हमारी जो पैतृक प्रॉपर्टीज जो होती है वो किसकी वजह से आती है, डीएनए की वजह से आती है, ठीक है। बंदर का बेटा बंदर पैदा होता है, इंसान का बेटा इंसान पैदा होता है, डीएनए की वजह से होता है। डीएनए एंड आरएनए आर रिस्पांसिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ ऑल द प्रोटीन इन आवर बॉडी। तो डीएनए और आरएनए हमारे शरीर में प्रोटीन को सिंथेसाइज करते हैं, ठीक है, ये इनका काम भी होता है डीएनए आरएनए का। चलो और क्या चीजें हैं, बस इतना बहुत है यार, मोर देन सफिशिएंट, ये चैप्टर भी हमारा फिनिश हो गया। ओके, सो ऑल चैप्टर्स हमने कवर कर लिए। अब आपको मैं फिर से बोल दूं कि आप लोग चाहें तो ये वाली प्लेलिस्ट देख लेना, इसके अंदर ये वाला वीडियो देख लो यार भाई, एमपी बोर्ड 12th केमिस्ट्री टॉप 30 मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शंस, तो आपका काम पूरा हो जाएगा। आप लोग अभी भी 80% 90% ला सकते हो, अगर आपकी किस्मत साथ देती है तो 90% भी ला सकते हो आप लोग 3 से 4 घंटे के अंदर अंदर। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।